हेलो फ्रेंड्स, 2023 का सेट 5 जो जेड सेट हमारा चल रहा था उसमें मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है और पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के ये मैंने यहाँ 20 और ये 21, क्योंकि यहाँ 1 पड़ा है, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है तो हमने इसको 21 मान लिया, तो हमने इसको 21 यानी यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अब ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम ये 2 नंबर, ठीक है, खंड बा का ये 2 नंबर, तो हम इसको 22 मान के चलते कि 22 नंबर आपको समझाएंगे। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें 22 में का है, या फिर ये समझ लें कि 2 में का है। का पार्ट है कि क्या समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि क्या ये जो दो समीकरण है ये रेल पटरियों को निरूपित करते हैं। अगर करते हैं, ठीक है, अगर करते हैं तो इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। अब इसका कहने का मतलब क्या है, पहले तो मैं यहाँ समीकरण लिखती हूँ जो समीकरण हमें दे रखी है। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहली इक्वेशन ये है और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। अब क्या रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, तो अच्छा आप ये सोचिए कि रेल पटरियां जो होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, वो समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, रेल पटरियां जो होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पटरियां होती ना ये ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे और ये कभी कहीं नहीं मिलती हैं, यानी कि समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर कभी कहीं नहीं मिलती। इसका मतलब कि जो रेल पटरियां हैं वो समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ समांतर रेखाओं को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमें यहाँ समांतर रेखाओं को प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ जो प्रतिबंध हम बनाते हैं कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, तो समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध क्या होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समांतर रेखाएं होने के लिए और समांतर रेखाएं होने के लिए हमारा जो प्रतिबंध होता है वो क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो समझ लेंगे कि ये रेखाएं समांतर रेखाएं बना रही हैं। तो इसका मतलब ये है, अब a1, अच्छा इसमें से a1 की वैल्यू x के आगे कोई संख्या नहीं तो यहाँ 1 मानेंगे, तो a1 के लिए तो 1 हो गया। a2, अब a2 के लिए क्या, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया बराबर b1/b2। अब b1 के लिए क्या, ये 2 हो जाएगा। B2 के लिए ये 4। ठीक है भाई, ये A1 ये B1 ये C1, ऐसे ही ये A2 ये B2 ये C2। तो यहाँ पर क्या, ये जो 4 है 4 यहाँ पर लिखेंगे। अब ये नॉट इक्वल्स टू, अब नॉट इक्वल्स टू को तो चेक करना पड़ेगा ना, नॉट इक्वल्स टू हो रहा है कि नहीं। फिलहाल तो हम भी इक्वल्स टू लिखेंगे। यहाँ क्या -4 है और यहाँ पर क्या -12 है, तो यहाँ -12 लिख देंगे। अब ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ 4 एकम 4 4 3 12 ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4 ये भी कैंसिल हो रहा है। तो 1/2, यहाँ पर भी 1/2, और यहाँ क्या आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि यहाँ 1/3 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल्स टू है। तो देखो यही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है, यही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि अतः ये रेखाएं, ये ऐसे लिखना था। ओके, ये रेखाएं, ठीक है, ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं हैं और यह रेखाएं, यह रेखाएं रेल की पटरियों को निरूपित करती हैं। तो इतना तो हम लिख लेंगे इसमें, निरूपित करती हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या कहा है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि रेल की पटरियों को निरूपित कर रही है तो हमें क्या करना था, तो हमें ग्राफ विधि से इसमें एक ग्राफ बनाना था। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ ट्रेस करना था। तो वैसे हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, फिलहाल हम इस पे ही आपको बना के समझा देंगे। लेकिन हाँ, पेपर में आप याद रखिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ग्राफ वाला तो निश्चित वहां पर आपको ग्राफ मिलेगा। पर कुछ टीचर क्या करते हैं, कहते हैं चलो छोड़ो, और ग्राफ देते ही नहीं है बच्चों को कि कॉपी पर ही बना लो। बट आप वहां पर उनसे ग्राफ मांगिए, वो ग्राफ देते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाइए तो वो ग्राफ साथ में लग के आता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, अब जो दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो इक्वेशन पहले लिखेंगे क्या, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, एक तो ये है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन हमको दे रखी हैं।
अब यहाँ से y का मान निकालेंगे और यहाँ से भी y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 2y, अब जो ये 4 है ये जहाँ जाएगा 0 के पास तो प्लस का हो जाएगा, ये जो x है जब x इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। अब जो ये 2 है ना, 2 यहाँ से हटाएंगे भाई तब तो y की वैल्यू निकल के आएगी, तो 2 यहाँ बटे में आ जाएगा। एक ये हमने इक्वेशन बनाई। अब यहाँ से भी ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने का मतलब है कि यहाँ तो 4y रहेगा, ठीक है, जो 12 है वहां जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। भाई ये माइनस का है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, या 12 ही लिख दें, प्लस लगाएं ना लगाएं, ठीक है। यहाँ 2x है, 2x इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x, भाई यहाँ प्लस का है तो ये 0 के पास इस तरफ लाए है ना पक्षांतर करके, और 0 हटा देंगे, 0 का कोई महत्व तो नहीं है यहाँ पर, तो फिर 2x यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब y बराबर 12 माइनस 2x, अब जो ये 4 है ये बटे में लिख लेंगे ऐसे, ठीक। तो हमने y की दो वैल्यूज निकाली, एक यहाँ पर निकाली इस इक्वेशन से और एक यहाँ पर निकाली है इस इक्वेशन से। जब दो वैल्यूज आ गई तो इसमें x और y के मान भी हमें निकालने हैं, ठीक। तो तीन मान निकाल लेंगे, मैक्सिमम 3 मान ठीक रहते हैं, 3 मान बहुत हो जाते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, 3 वैल्यूज ही निकालेंगे काफी हो जाएंगी। तो ठीक है, बस इतना। ओके, तो यहाँ x, यहाँ y, यहाँ भी x, तो यहाँ y। अब यहाँ देखिए मान कैसे निकालते, जो x है ना, x की जगह पर कोई ना कोई वैल्यू पुट कर देखिए कि आता क्या है। सबसे पहले अगर हम यहाँ 0 रखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, 0 जैसे ही रखेंगे तो 4 में 0 घटेगा, 4 आएगा, तो 4/2, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब 0 रखने पर हमारा 2 आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन, अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 3 वो 2 से कटेगा नहीं, इसलिए हम 1 नहीं लेंगे, ठीक है, 1 हम लेंगे ही नहीं। अब हम अगला लेंगे 2, तो जैसे यहाँ पर 2 लेंगे, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब 2 रखने पर 1 आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 4 में 4 गया 0, और 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 4 लेने पर हमारा 0 आ रहा है। तो 3 कंडीशन हमने यहाँ से निकाली। अब 3 कंडीशन हमें इसमें भी निकालनी है। तो यहाँ अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये पोर्शन तो पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर 12 में से अगर 0 गया तो 12 ही रहेगा, तो 12/4। अब अगर 12 को 4 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, इसका मतलब 0 रखने पर, ठीक है भाई, पहला जो हमने पॉइंट लिया वो 0 लिया, 0 रखने पर मतलब 3 आ रहा है, पहला पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा पॉइंट, अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, अगर हम 1 लेंगे, पहले तो 1 वाला समझिए कि अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो उससे क्या होगा, यहाँ 2 1 कम 2, और 12 में से 2 गया 10 बन जाएगा, 10 4 से नहीं कटेगा। तो पॉइंट वाली संख्याएं ना ही लें तो बेहतर है, जब हमें और भी संख्याएं मिल रही हैं तो हम पॉइंट वाली संख्याएं नहीं लेंगे। अगर सपोज हमें और संख्याएं नहीं मिल पा रही, अगर पॉइंट वाली ही मिल रही है कहीं तो फिर ले सकते हैं, बट अगर हमें और दूसरी संख्याएं मिल रही तो हम पॉइंट वाली संख्याएं अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 ले लेंगे, जैसे ही 2 लेंगे यहाँ 4 बन जाएगा, भाई 2 दूनी 4। अब 12 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है, 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, इसका मतलब हमने यहाँ 2 लिया था, ठीक है। 2 लेने पर हमारा कितना बन रहा था, यहाँ 4, और यहाँ 12 में से 4 गया तो 8, अगर हमने 4 से डिवाइड किया 2 बचा, इसका मतलब 2 लेने पर 2 आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पर 3 लेंगे, 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 दूनी 6, नहीं 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 लेने से फिर ये बन नहीं रहा, भाई 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 12 में से अगर हम 6 घटा दें तो 6 बचेगा, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कट हो रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ 4 लेते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ 4 लेंगे तो 4 दूनी 8, अब 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, और 4 को इस 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 4 पर हमारा 1 आ रहा है। तो ये हमने पॉइंट निकाले, अब बस इन्हीं पॉइंट्स से हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक इस तरह से। अब हम ये देखते हैं इसमें मैक्सिमम संख्या कितनी है। यहाँ पर मैक्सिमम संख्या 4 है, अधिक से अधिक संख्या 4 है ना, यहाँ पर भी अधिकतम संख्या हमारी 4 ही है, तो इसमें हम 4 का ही लेके चलेंगे और ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा की जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। तो अच्छा, इससे ही नाप के लेते हैं वरना फिर ग्राफ अच्छा नहीं बनेगा, तो इससे ही नाप के रखते हैं पॉइंट्स। तो अब यहाँ 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट हमने यहाँ ले लिए और 4 पॉइंट यहाँ लेंगे, और सारे पॉजिटिव ही हैं तो इस तरफ और इस तरफ ही लेंगे, इस तरफ और इस तरफ नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ और यहाँ नीचे की ओर नहीं लेंगे, इस तरफ लेंगे एक्स एक्सिस में, और यहाँ वाई एक्सिस की तरफ ही लेना है क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अगर निगेटिव होते हैं तो फिर यहाँ और यहाँ जा सकते हैं नीचे की ओर, लेकिन अभी नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाला क्या है, वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इतने से मतलब है, यहाँ और यहाँ से
आप देखिए इसमें यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी 1, ये 2, ये 3, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना 4, ये हमने पॉइंट्स यहाँ पर बना लिए। अब जो पहला पॉइंट है समझिएगा ध्यान से कि जो पहला पॉइंट है वो क्या है, 0 पर 2 है, ठीक है। तो 0 कहाँ, एक्स एक्सेस पर, तो 0 तो यही रहेगा। हम एक्स एक्सेस की बात करें या वाई एक्सेस की बात करें, 0 तो यही, 0 तो ये हो गया। लेकिन वाई एक्सेस पे कितना 2 जाना है भाई, 0 पर 2 है तो इसका मतलब 0 तो यहाँ, लेकिन वाई एक्सेस पे 2 जाना है तो वाई एक्सेस पे 2 तो हमें यहाँ मिलेगा। जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम है 0 और 2, और नाम बाद में रखेंगे, सबसे लास्ट में नाम रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अभी नाम रखेंगे तो पता नहीं जो वो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कहाँ पर टच करेगी, फिर वो शायद अच्छा नहीं बनेगा चित्र। तो अभी लाइन नहीं खींचते हैं, अभी नाम नहीं रखते हैं। लाइन तो अभी खींचेंगे बट अभी नाम नहीं, यहाँ पर 0 और 2 अभी नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिलेगा, दूसरा पॉइंट हमारे पास है 2 पर 1। तो 2 हमारा कहाँ है, ये हमारा 2 है, यहाँ पर 2 है भाई। एक्स एक्सिस पे जाना है ना, पहले एक्स एक्सिस का लेना है, तो एक्स एक्सिस पे 2, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कितना 1, भाई 2 पर 1 लेना है तो वाई एक्सिस पे हमें सिर्फ 1 ही लेना है ये। तो अब ये तो हम यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, यानी ये पॉइंट मिला है हमें। समझ में आया कौन सा पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है कि 2 पर 1, भाई ये क्या बोला, 2 पर 1 बोला, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें। अब ये जो अगला पॉइंट है क्या है, 4 पर 0 है, तो 4 पहले एक्स एक्सेस की तरफ जाएंगे, तो 4 तो ये रहा, और 0 0 तो यही है, मतलब तो ये उठेगा ही नहीं। इसका मतलब इसी पॉइंट को हम 4,0 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो उठेगा ही नहीं ऊपर को। तो इसी पॉइंट को बोलेंगे 4,0। अब पहले इसको स्केल के द्वारा ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब लाइन खींच लेते हैं, फिर आगे बनाते हैं। तो देखिए तीनों लाइनें टच कर रही हैं आपस में, बस इसी प्रकार का आपका ग्राफ बनेगा। अच्छा बढ़िया सा ग्राफ बनाइए, अगर पेपर में ग्राफ आता है तो ये हमने बना लिया। और इस लाइन का नाम, अब नाम भी हम बाद में ही लिखेंगे क्योंकि अभी हमें एक और लाइन बनानी है ना, फिर वो लाइन पता नहीं कहाँ पर टच करे। अब जो पहला पॉइंट है इसमें देखिए, जो पहला पॉइंट है वो क्या है, 0 पर 3 है ना, 0 पर 3, तो 0 तो यहाँ रहेगा। और 3 हमें कहाँ जाना है, वाई एक्सिस की ओर, भाई वाई में 3 लेना है तो वाई एक्सिस की ओर जाना है, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें क्या, 0 पर 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 2 पर 2, तो 2 यहाँ है, अगला 2 यहाँ है, 2 यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ये वाला 2 यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ये पॉइंट हमें मिलेगा 2 पर 2, ठीक है। ये पॉइंट है 2 पर 2, ये वाला पॉइंट। अब अगला जो पॉइंट है वो है 4 पर 1, तो 4 तो हमारा ये रहा, और 1 कहाँ, 1 ये है भाई, एक्स एक्सिस पे 4, क्योंकि पहले एक्स लेना था, तो एक्स एक्सिस पे 4, और वाई एक्सिस पे 1 लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ ये कोई पॉइंट हमें मिल रहा है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये पॉइंट है 4 पर 1। अब लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद नाम रखेंगे और जो लाइनें हमारी हैं, जो समीकरण है लाइनों में वो लिखेंगे, तो वो बाद में लिखेंगे। फिलहाल हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये रेखा थोड़ी सी और आगे बढ़ा देंगे क्योंकि इसको टच तो करनी चाहिए ना कहीं, तो ये रेखा थोड़ी सी हमने और आगे यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक। अब इनके नाम लिखेंगे, तो जो पहला पॉइंट था हमारा ये वाला, ये क्या था हमारा, 0 पर 2, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था 0 पर 2, तो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। जो दूसरा पॉइंट हमें मिला था ये वाला पॉइंट था, ये क्या था, 2 पर 1, इस पॉइंट को लिखेंगे 2 पर 1, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और जो तीसरा पॉइंट हमें मिला था 4 पर 0, तो ये वाला पॉइंट था वो 4 पर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट तीनों पॉइंट के नाम यहाँ लिख दिए। अब इसके पॉइंट ना इस तरफ लिखेंगे, तो ये जो पहला पॉइंट था वो क्या था, 0 पर 3, तो ये 0 और ये 3। जो दूसरा पॉइंट था वो 2 पर 2, 2 पर 2, तो ये वाला पॉइंट है 2 पर 2, यानी कि 2 एक्स पे था और वाई पर भी 2 ही था। जो हमें लास्ट पॉइंट मिला था वो 4 पर 1, तो 4 यहाँ से और 1 यहाँ से, इसका मतलब ये वाला पॉइंट था 4 पर 1, ठीक है। तो ये देखो पैरेलल लाइन ही बन रही है, समांतर रेखाएं ही बना रही हैं, और इनको हम आगे बढ़ाएंगे ना तो ये कभी कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि समांतर रेखाएं होती। बस हमको इतना ही इसमें करके दिखाना था, ग्राफ पेपर पे ट्रेस करना था, इसको आपको बनाना था। अच्छा एक काम और कीजिए, इसका नाम भी लिख दीजिए। जो ये वाली लाइन है ना, इसका जो समीकरण है, इसका समीकरण था 2x + 4y - 12 = 0। ऐसे तीर का निशान लगा के नाम भी लिख दें, क्यों, क्योंकि समझ में आया ना कि कौन सा समीकरण की कौन सी इक्वेशन की, ठीक है, कौन सी लाइन आपने ड्रॉ की है। तो अब ये वाला है, इसका भी नाम लिख लेते हैं, तो इसका नाम हम इस तरफ यहाँ लिख लेते हैं, या फिर यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, बस उस लाइन में टच करके आप कहीं पर भी लिख दीजिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, x + 2y - 4 = 0। बस ये हो गया हमारा पूरा सोल्यूशन, ओके, ठीक है। ऐसे पूरा करना था। तो पहले तो हमको समांतर रेखाएं ये दिखाना था कि हाँ ये समांतर रेखाएं हैं इस कंडीशन के द्वारा, उसके बाद इसको लैंग्वेज लिखना था, फिर ये आपको पॉइंट्स निकालने थे, देन आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ ट्रेस करना था, बनाना था, ओके। अब इसका 22 का खा पार्ट लगाते हैं। अब इसी का ये खा पार्ट लेते हैं कि एक थैले में 24 गेंदे हैं, ठीक है। तो एक जो थैला है उसमें 24 तो गेंदे हैं, जिनमें से x लाल है, यानी कि लाल गेंदों की संख्या हमको नहीं पता है, तो उन्होंने x दे दिया, ठीक। 2x सफेद गेंदे हैं,
और 3x नीली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाली गई है, इसकी प्रायिकता है, ठीक है, इसकी प्रायिकता है कि यह लाल ना हो, लाल ना होने की प्रायिकता निकालनी है और दूसरा सफेद होने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो ये अलग अलग दोनों बातें हैं कि लाल नहीं होना चाहिए और दूसरा क्या सफेद होना चाहिए, तो वो तो चलो बाद की बात है। अभी तो हमें ये पता करना है ना कि लाल कितनी गेंदें हैं, सफेद कितनी गेंदें हैं और नीली गेंदें कितनी हैं। तो पहले तो ये पता करते हैं। कुल गेंदें 24 दे रखी हैं, तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि थैले में कुल गेंदें, थैले में कुल गेंदें बराबर कितना 24, ठीक है, 24 तो कुल गेंदें होंगे। अब लाल गेंदें कितनी है, लाल x हैं, सफेद गेंदें कितनी हैं 2x है, तथा नीली गेंदें कितनी हैं, नीली गेंदें हैं 3x, ठीक है। तो अब हमको ये पता है कि लाल गेंदे x हैं, सफेद गेंदे 2x है और नीली गेंदे 3x हैं। तो अगर टोटल हम मिलाते हैं, टोटल गेंदे 24 हैं, तो इनको भी जोड़ देंगे, जोड़ के 24 कर देंगे। तो लिखेंगे कि प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना 24। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, भाई ये 1x, ये 2x, ये 3x, तो 6x हो गया। तो यहाँ पर कितना 24 हो गया, तो x बराबर 24 और ये 6 बटे में आ जाएगा, तो 6 कम 6 चौके 24, तो x बराबर 4 आ गया। जब x का मान 4 आ गया तो इसका मतलब लाल गेंदे x थी, तो लाल गेंदे कितनी 4 हो गई। तो बस अब यहाँ पर लिखेंगे कि लाल गेंदे, ठीक है, तो लाल गेंदे बराबर 4। अब सफेद गेंदे, सफेद गेंदे कितनी, अब यहाँ पर 2x है तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो कितना 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गई। और नीली गेंदे कितनी है, नीली कितनी हो गई भाई 4 से इसकी भी गुणा करेंगे तो 4 तियां 12, तो नीली गेंदें हो गई 12। अब हमें सब गेंदों की संख्या पता है। जब इतना पता हो गया, अब हमें आप क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें लिखा क्या है। जो पहला कंडीशन है वो क्या है कि इसकी प्रायिकता कि यह लाल ना हो, यानी कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन कि लाल गेंद न होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या है। अब लाल गेंद नहीं है, इसका मतलब वो गेंद सफेद हो सकती है और वो गेंद नीली हो सकती है, लाल नहीं होनी चाहिए, तो सफेद भी तो हो सकती, नीली भी तो हो सकती। तो यहाँ पर दोनों ही लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे सफेद प्लस नीली, ठीक है, गेंदे, सफेद प्लस नीली गेंदे और बटे में क्या कुल गेंदे, कुल गेंदे। तो बस अब सफेद और नीली, सफेद कितनी है भाई, सफेद 8 है, नीली 12 है, तो क्या लिखेंगे 8 प्लस 12 और बटे में कितना 24। तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 20 हो जाएगा और बटे में 24। अब इसको कट कर देंगे तो 4 से कट हो रहा है, 4 पंचे 20, 4 6 24, 5 बना हुआ है ये, ठीक है। तो 5 बटे 6 यानी कि लाल गेंद ना होने की जो प्रायिकता निकल के आई है वो 5 बटे 6 निकल के आई है, ठीक। इतना क्लियर हुआ आप लोग। तो अब अगला सेकेंड पार्ट इसका है कि वह गेंद सफेद होनी चाहिए, तो सफेद गेंद होनी चाहिए, इसके लिए क्या लिखेंगे कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, सफेद गेंद होने की प्रायिकता क्या लिखेंगे सफेद गेंदें, सफेद गेंदें बटे में क्या कुल गेंदें, कुल गेंदें, ये लिख देंगे हम। अब सफेद गेंदें हमारे पास हैं कितनी, तो सफेद गेंदें तो हमारे पास 8 है ना, तो यहाँ 8 लिखेंगे और बटे में कुल गेंदें, कुल हमारे पास 24 है। हम जानते हैं कि थैले में 24 गेंदें थी, ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 तियां 24, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 बटे 3 इसका आंसर आ गया, इसका आ गया 5 बटे 6। अब दोनों आंसर एक पास लिख देंगे, क्या कि लाल गेंद न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता बराबर क्या 5 बटे 6। और दूसरा क्या है सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद गेंद होने की प्रायिकता, तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता क्या है 1 बटे 3, ये सफेद गेंद होने की प्रायिकता है और ये पूरा आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे आंसर यहाँ पर डाल देंगे, थोड़ा नीचे से करना था ऐसे करके, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है ये आंसर डाल देंगे इसको, ठीक है। अब इसका गा पार्ट देखते हैं। गा पार्ट में क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3 2 2 -2 और 3, ठीक है, और 2 और 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमको सिद्ध करना है कि जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं
ये किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। गा नंबर है आंसर नंबर 22 का गा नंबर डाल दिया है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो जो पॉइंट्स दे रखे हैं इन पॉइंट्स को ए बी सी मान लेते हैं। तो ए पॉइंट को ले लेते हैं 3,2 और बी पॉइंट को ले लेते हैं -2 और 3 और सी पॉइंट को ले लेते हैं 2 और 3। तो हमको ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले ए बी भुजा निकालेंगे। भाई ये भुजाएं हैं तो ए बी भुजा निकालेंगे, ए बी भुजा के बीच की दूरी, फिर बी सी भुजा निकालेंगे, फिर सी ए भुजा निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी भुजा निकालेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, भुजा ए बी। ठीक है, भुजा ए बी, और इसमें जो फार्मूला लगता है वो क्या लिखता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर की फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ लगाएंगे फार्मूला क्या, x2 - x1। तो x2 क्या है -2 और -2 में माइनस का 3 घटाएंगे तो -2 - 3 इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस फिर y2 - y1 तो 3 - 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 - 2 इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, और जो ये माइनस है जब उसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिख लेंगे 25। और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ 25 और 1 कितने 26 हो गए, तो 26 हमारा ये बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये भुजा हमने ए बी निकाली। अब हमें भुजा कौन सी बी सी निकालनी है। भाई पहले तो तीनों भुजाएं निकालनी है ना, और फिर समकोण त्रिभुज होने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे लास्ट में, तो बस वो तो बाद में काम करेंगे, पहले तो भुजाएं निकाल दें, फिर बी सी भुजा निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, भुजा BC। तो BC क्या है, अब ये BC है यानी कि C में से ये घटाएंगे। फार्मूला एक बार लिख लिया है, बार बार नहीं लिखेंगे। तो BC मतलब क्या, इसमें से ये घटा रहे हैं, 2 में से 2 घटाएंगे तो इसका मतलब √2, और ये माइनस का पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 3 में से 3 घटा देंगे 3 - 3। भाई ये y2 ये y1, तो जब घटा देंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा, 2 और 2 मिला के 4 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर और यहाँ क्या 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो ये हटा ही देंगे, अब 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर तो ये कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से कितना 4 बन रहा है हमारा, भाई 16 का √4 बन जाता है। तो ये भुजा हो गई। अब हमें एक और भुजा निकालनी है क्या, AC या फिर CA। ठीक है भाई, ए भी हो गया BC हो गया, तो AC निकालेंगे या उसको CA कह सकते हैं। तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर भुजा AC। ठीक है, AC का मतलब इसमें से ये घटा दे या फिर इसमें से ये घटा दे, दोनों सेम ही बात है, एक ही बात है। तो फिर अब 2 में से 3 घटा देंगे तो 2 - 3 इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस अब 3 में से 2 घटा देंगे तो 3 - 2 इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मिलाकर के 2 बन गया। ओके, √2। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है, क्योंकि ये यहाँ से कुछ बन ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसा बनना चाहिए था कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। फिलहाल हम आगे और करते हैं। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है, इसमें बड़ी भुजा क्या है 26 है, तो फिर 26 का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए था, तो 4 का स्क्वायर और यहाँ √2 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 26 आ जाएगा भाई, √26 रूट हट जाएगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, यहाँ से रूट हटेगा 2 बन जाएगा। अब यहाँ 26 और यहाँ 18, तो ये देखो इक्वल नहीं आ रहे, जबकि ये इक्वल आना चाहिए था, तभी हम सिद्ध कर सकते थे कि ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। अब इस सवाल में गलती है निश्चित ही, जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब मैं बताती हूँ उसमें मिस्टेक कहाँ पर है, एक मिनट। क्या हो सकता था इसमें, अगर यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो शायद ये सवाल बन सकता था। तो मैं एक बार इसको ट्राई करके देखती हूँ कि शायद ये सवाल बन सकता था अगर यहाँ माइनस होता तो पहला जो हमने लगाया है वो है -2 और -3, ये तो ठीक है। फिर -3 से -2 घटाना था, तो यहाँ -3 होना चाहिए था। तो जब ये -3 इसका मतलब ये -3 - 2, तो माइनस का 5 होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 5 होना चाहिए था। अगर ये माइनस का 5 है तो फिर यहाँ पर 25 बन जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 25 25 25 50, तो ये हमारा 50 बन रहा है। यहाँ तो हमारा 50 आएगा। ठीक है, अब सेकंड में क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि BC निकाला है तो 2 में से 2, ये तो सही है। फिर 3 में से -3, इसका मतलब फिर ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ प्लस बन जाएगा।
तो ये सही है। 3 3 6, यहाँ 6 बनना चाहिए था, 6 का स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ से 16 और 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 36 और लिखना था हमें, 36। अब 16 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पर फिर हमारा 52 आना चाहिए था, 52 हो गया। और ये सही है क्योंकि इसमें और इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं, इसमें चेंज था ना, तो इसमें और इसमें चेंज नहीं, इस वजह से ये वाला हमारा सही है, ये √2। अब जो पाइथागोरस प्रमेय है फिर इस तरह से नहीं लगेगी। अब इसमें जो बड़ी भुजा आई है वो ये आई है √52, तो बड़ी भुजा का वर्ग फिर 52 का वर्ग बराबर क्या, शेष तो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या, 50 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग। तो 52 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 50 का तो ये 50 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, तो 52 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये भी 52 हो जाएगा। ये इक्वल आ गया, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू हो रही है। ठीक है, तो लिख देंगे कि अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। बस ये हमारा हो गया प्रूव्ड, एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। अच्छा एक बात और कि आपको क्वेश्चन पेपर जब दिया होगा और अगर मान लीजिए कुछ मिस्टेक है तो आपको तो नहीं पता होगा ना कि ये यहाँ सही करें ना सही करें, तो आपसे जैसे बनता है, जैसे हमने ये पहले बनाया था, तो आपसे जैसे बनता है आप यहाँ तक कीजिए और यहाँ पर आप लिखिए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है और आप वहां पर उसको छोड़ दीजिए क्योंकि आपको नहीं पता ना क्या सही है क्या गलत। फिर उसमें आपके कोई नंबर कट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो गलती ऊपर से होके आई है। ठीक है, इस वजह से वहां पर आपके नंबर कट नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो घ नंबर है लिखा हुआ है चित्र में OA इंटू OB है, ठीक है, फिर OC इंटू OD है। तो इस चित्र में आपको देखना है कि OA इंटू OB है, फिर OC इंटू OD है। तो सिद्ध कीजिए कि हमें क्या सिद्ध करना है कि A बराबर C, यानी कि A जो एंगल है वो C के बराबर है और जो B एंगल है, ये वाला B एंगल ये D के बराबर है। अच्छा ये सवाल ना मैंने आपको पीछे लगवाया हुआ है, ठीक है, ये किसी एक सेट में 2024 के किसी एक सेट में है। तो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पर है, आप वहां पर जाकर देखिए। ये देखिए ये स्टील लगा हुआ है, ये सवाल है पूरा वही है, ये चित्र बना हुआ है और ये पूरा वही है। क्या है आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है। दर्शाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो ये किस सेट में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो है 2024 के सेट 3 में मिलेगा आपको। ठीक है, 2024 के सेट 3 में जाइएगा, HX सेट है तो इसमें ये मिलेगा आपको। और ये नंबर कौन सा है, ये नंबर है खंड बा का, खंड, ये देखिए एक मिनट, ये खंड बा है। तो खंड बा में आप जाइएगा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 में ये घा पार्ट है। ठीक है, खंड बा में क्वेश्चन नंबर 22 में ये घा पार्ट है और मैंने वहां सेट 4 में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर देखिए आपको ये मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये अड़ा वाला पार्ट लगाते हैं। ठीक है, तो अड़ा में क्या है कि भूमि के एक बिंदु P से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ठीक है, भवन के शिखर पर एक ध्वज है, तो भवन के शिखर पर एक झंडा भी लगा हुआ है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 है। तो ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दोनों चीजें ही ज्ञात करनी। अच्छा एक चीज और कि हमें जो बिंदु लेना है P, वो भूमि पर बिंदु लेना है और उसी बिंदु P से उन्नयन कोण 30 बनाना है। ठीक है, उन्नयन कोण 30 बनाना है उसी बिंदु P से। तो मैं आपको चित्र बना के पहले समझा दे रही हूँ इसका चित्र कैसे बनेगा। तो यहाँ साइड में चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई भवन बना हुआ है, यहाँ हम लिख देते हैं कि ये भवन बना हुआ है, भवन, और ये कोई बिंदु है P, इस बिंदु को P नाम दे देते हैं। और P से इस भवन के शिखर, भाई भवन ये है तो भवन का शिखर तो ये हुआ ना, तो भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 है, पहला तो ये बोला है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि भवन के शिखर पर एक ध्वजदंड लगा हुआ है। ध्वजदंड मतलब हम मान लेते हैं कि झंडा लगा हुआ है, ध्वजदंड का मतलब है कि झंडा लगा हुआ है ये। तो उसी बिंदु P से, इसी बिंदु P से इस झंडे के शिखर, अब झंडे का शिखर तो ये होगा ना, तो झंडे के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 है, यानी कि यहाँ से जो उन्नयन कोण यहाँ तक का है वो कितना है, ये हमारा कितना है 45 है। ओके, ये हमारा 45 है। ध्वज दंड की लंबाई, तो ध्वज दंड ये है ना इतना, इसकी लंबाई h ये हमें ज्ञात करना है। और भवन की उस बिंदु P से, तो ये बिंदु P है और ये भवन है, तो हमें ये दूरी ज्ञात करना है। ये दूरी इसको हम x मान लेते हैं, तो ये हमें x भी फाइंड आउट करना है। इसको नाम दे देते हैं, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो भवन बना हुआ है ना ये 10 मीटर ऊंचा है, ये हमको पहले से पता है कि ये जो भवन है ये 10 मीटर ऊंचा है। बस सिंपल सा सवाल है, तुरंत हो जाएगा ये। अब इसको लगाते हैं। इसमें क्या क्या दे रखा है तो पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले जो हमने माना
तो हमने क्या माना है कि माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर h मीटर, हमने इसको h मीटर माना है। और भवन की लंबाई यानी कि ऊंचाई हमको पहले से दे रखी है, तो भवन की ऊंचाई बराबर क्या 10 मीटर, ये हमको पहले से यहाँ पर दे रखी है। अब जो ये बिंदु P से A की दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये हमने माना हुआ, इसको भी लिखेंगे। तो बिंदु PA, जो बिंदु PA है वो कितना है x मीटर, यहाँ पर भी मीटर लिख देते हैं, x मीटर, हमने इसको भी मान लिया हुआ। और हमें दो एंगल पता है, कौन कौन से, एक तो BPA, ये एंगल पता है, तो एंगल BPA ये कितना है 30 डिग्री है। और दूसरा एंगल हमको पता है CPA, तो एक और एंगल पता है CPA, ये कितना है, ये है हमारा 45 डिग्री, ये भी एंगल हमको पता है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल में पहले लेंगे, तो लिखेंगे कि ट्राइंगल BPA में, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये देखिए BPA, इस ट्राइंगल में ले रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा tan 30, tan 30 किसके बराबर होगा BA अपॉन PA, भाई लंब और बटे में आधार, तो BA अपॉन PA। तो क्या लिखेंगे tan 30 इज इक्वल्स टू क्या BA अपॉन में क्या PA। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। जो BA है, ठीक है, जो BA है हमारा वो क्या है, वो 10 मीटर है। और जो PA है, PA कितना है x है। अब x यहाँ ले जाएंगे तो x यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan√3, ये भी तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा tan√3। अब जो दूरी है वो दूरी तो हमने निकाल ली भाई, जो दूरी हमको पूछा था P बिंदु से A बिंदु की दूरी, ये वाली दूरी वो तो हमने निकाल ली। तो इसको एक काम और करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई 1.732, इसका मान ही रख देते हैं सीधे सीधे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1.73, और ये जो जीरो है यहाँ लगा देंगे। अब पीछे से गिनेंगे क्या 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे। एक मिनट, ये गलत लगाया मैंने, पॉइंट यहाँ लगाएंगे, ठीक है, इसको कट करके नीचे लिख देते हैं क्या, x बराबर 1.17, फिर से मैंने पॉइंट वही लगा दिया, तो 1.7, अब पॉइंट यहाँ लगाना था 320, क्योंकि जीरो आ गया ना, तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3, तो फिर पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ये x का मान आ जाएगा। ओके, अब हमें और क्या निकालना था, इसके अलावा हमको ये h भी तो निकालना था। तो अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि पुनः ट्राइंगल किस में ले रहे हैं, CAP या फिर CPA, कुछ भी लिख सकते हैं। तो CPA में, CPA में ले रहे हैं, तो इसमें क्या लेंगे tan 45, ठीक है भाई, इसमें हम लोग क्या लेंगे बड़े वाले में, ये tan 45 ही तो लेंगे। तो tan 45 क्या होगा CA अपॉन PA, ये पूरा का पूरा लेंगे CA अपॉन में PA। तो क्या लेंगे CA अपॉन में PA, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। और CA हम जानते हैं CA कितना होगा H प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे H प्लस 10 अपॉन PA, और PA कितना x है, और x का मान हम जानते हैं ना, हमने अभी भी निकाला है 17.32, जो x का मान है 17.32 को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पहले x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो x की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, फिर यहाँ पर क्या h प्लस 10 हो जाएगा, और x का मान यहाँ रखेंगे क्या 17.32, तो ये जीरो हटा सकते हैं, जीरो हटा देंगे, फिर h प्लस 10, अब जो 10 है यहाँ आ जाएगा, तो 17.32, 10 यहाँ माइनस में ले आएंगे बराबर h, तो फिर h बराबर इन दोनों को घटा देंगे और वो हमारा h आ जाएगा, यानी कि भुजदंड की लंबाई आ जाएगी। तो अब अगर 17 में से 10 घटा रहे हैं तो 7 बचेगा भाई, 17 में से हम 10 घटा रहे हैं तो 7 बचेगा, तो क्या लिखेंगे 7.32 मीटर, ठीक है। बस ये हमारा आंसर हो गया इसका, और ये दूरी हो गई, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर ध्वज दंड की लंबाई, दंड की लंबाई कितनी है 7.32 मीटर। और क्या बोला था, बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी, ठीक है, बराबर कितना 17.32, ठीक है, ये जीरो छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं, मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब जो इसका 4 नंबर है, इसमें क्या है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक दे रखा है 525 तथा बारंबारताओं का योगफल 100 है। अब बारंबारताओं का योगफल हमें 100 दे रखा है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें x और y की वैल्यू बताना है। जो इसमें वर्ग अंतराल है वो 0 से 100, 100 से 200, ऐसे करते करते कहाँ तक है 900 से 1000, ये वर्ग अंतराल दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर जो बारंबारता दे रखी है वो क्या है, पहले 2 है, 5 है, x है, फिर ऐसे करते करते y है, 9 है, 7 है और 4 है, ये बारंबारता दे रखी है। तो एक अच्छी बड़ी टेबल बनेगी यहाँ पर, ठीक है।
तो चलिए करते हैं, इसको समझाते हैं आपको कैसे करना है। तो इसमें संचयी बारंबारता बनेगी, पहले टेबल ही बनाते हैं और आंसर नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर 22 का 4 पार्ट लगा रहे हैं, यहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पर क्या, बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता, ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ जो वर्ग अंतराल है पहले उसको फिल करेंगे। तो वर्ग अंतराल हमारे पास क्या है, 0 से 100, फिर 100 से 200, ठीक है, ऐसे लिखते चले जाएंगे, 200 300, फिर यहाँ कितना 200 से 300, फिर ये कंप्लीट करते चले जाएंगे, 400 से 500, फिर 600 से 700, फिर 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000, ठीक है, 1000 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब जो बारंबारता दे रखी है वो लिखते हैं। तो इसके लिए बारंबारता 2 है, फिर 5 है, फिर इसके लिए x है, इसके लिए 12 है, यहाँ के लिए 17 है, यहाँ के लिए 20 है, फिर y है, ये y बना हुआ है, ओके, फिर 9 है यहाँ पर, और फिर 7 है, यहाँ 4 है। ये बारंबारता दे रखी। अब संचयी बारंबारता निकालते हैं। बारंबारता को f बोलते हैं, संचयी बारंबारता को CF बोलते हैं। अब संचयी बारंबारता निकालते हैं इसकी। संचयी बारंबारता कैसे, पहले तो यहाँ ये 2 लिखा रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ कितना, यहाँ 7 हो जाएगा भाई, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में x जोड़ेंगे तो 7 + x हो जाएगा। ये जुड़ नहीं जाएगा इसमें, इसको प्लस करके लिख लेंगे। 7 में 12 जोड़ेंगे तो 19, और ये x तो चलता ही रहेगा, तो 19 + x हो जाएगा। अब 19 + x में 17 जोड़ेंगे, जब 19 + x में 17 जोड़ेंगे तो हमारा 36 + x आ जाएगा। भाई x तो चल ही रहा है ना। अब 36 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 56 + x आ जाएगा, तो ये 56 + x। अब 56 में अगर y जोड़ेंगे तो 56 + x + y, ये पूरा ऐसे करके यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। अब 56 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 65 + x + y, ऐसे लिख लेंगे। अब 65 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72, 72 + x + y, ऐसे करके लिख लेंगे। फिर 72 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 76, 76 + x + y, इसको ऐसे करके हम पूरा लिख लेंगे। अब इसको स्केल के द्वारा पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या था, अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या बोला है कि बारंबारताओं का जो योगफल है वो कितना, 100 है, 100 है। तो बस यहीं से हमें एक हिंट मिल गया कि जो ये चीज है, ये बारंबारताओं का योगफल ही तो हमारा आया है, ये तो यही कितना है, 100 है। तो क्या लिखेंगे कि 76 + x + y बराबर कितना, 100 लिखेंगे, और ये प्रश्नानुसार है, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रश्नानुसार है, क्योंकि प्रश्न में बोला ही है ऐसा। तो यहाँ प्रश्नानुसार भी डाल देंगे, लिख लेंगे, ओके। तो ये हमने लिख लिया। यहाँ से क्या, x + y बराबर 100, और ये 76 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो फिर x + y बराबर कितना, 24 आ जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से निकाल ली, ठीक है। अब n हमें कितना दे रखा है, n तो हमें 100 दे रखा है, क्योंकि बोला ही था ना कि बारंबारताओं का योगफल 100 है। तो जहां पर हमें n/2 की आवश्यकता होगी वहां पर 50 लिखेंगे, 50 लिखेंगे ना, क्योंकि जैसे इसमें 2 करेंगे यहाँ पर भी 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 50 हो जाएगा, n/2 की वैल्यू 50 हो रही है। अब हमें क्या बोला है, अच्छा इसमें देखिए कि जो ये बोला है कि जो माध्यक है, माध्यक कितना है, 525 है, माध्यक 525 बोला है हमको, ठीक है। तो अब 525 इसमें कहाँ पर आएगा, इधर देखेंगे, ठीक है, वर्ग अंतराल में देखेंगे कि 525 कहाँ पर लाइज कर रहा है। तो लाइज बिटवीन 500 एंड 600, ठीक है, कहाँ पर लाइज करेगा, 500 और 600 के बीच में, क्योंकि 525 है तो इसी के बीच में आएगा। तो बस यहीं से हमें हिंट मिलेगा कि L हमें इसको मानना है। जब L इसको मानना है तो F इसको मानना है, लेकिन CF इसके जस्ट ऊपर, यहाँ भाई यहाँ पीछे बढ़ेंगे, इसके ऊपर CF, फिर हमको ये वाला मानना होता है। तो F ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से हमको हिंट मिला कि 525 है तो 525 के बीच में आएगा, तो L हमको ये लेना है, लोअर लिमिट, F ये वाला होता है, और CF ये नहीं होगा, CF इसके जस्ट ऊपर वाला कॉलम, उसमें CF लेते हैं, तो CF हमारा ये हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब जो चीजें दे रखी वो लिखेंगे। हमें क्या क्या पता है, L पता है क्या, 500 है,
एफ भी हमको पता है तो एफ लिख लेंगे 20 और सी एफ भी लिख लेते हैं, सी एफ हमारा 36 प्लस एक्स लिख लेंगे और एच जो होता है वो इनका डिफरेंस, तो वो कितना है 100 है यहाँ पर, तो 100 लिख लेंगे। सारी चीजें पता होगा अपना। अब अपना माध्यक वाला फार्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है माध्यक वाला फार्मूला, माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ और अपॉन में क्या एफ। ये हमने लिखा माध्यक वाला फार्मूला और इनटू में यहाँ पर क्या h, ये माध्यक वाला फार्मूला हमने लिख लिया। माध्यक हमको पता है कि ये 525 है, तो ये माध्यक हो गया। अब L कितना है हमारे पास 500, तो यहाँ क्या लिखेंगे 500 प्लस n/2 की वैल्यू हमने बताया था कि 50 रखेंगे, जहाँ पर भी n/2 आएगा, तो ये हो गया 50 और सी एफ ये लिखना है 36 प्लस एक्स, तो 36 प्लस एक्स। जब यहाँ प्लस लगाया तो यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज एक ब्रैकेट है तो फिर एक ब्रैकेट और लगाएंगे। एफ कितना लिखना है हमको 20 लिखना है। अच्छा ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्योंकि अंदर के दोनों चीज चेंज हो जाएंगे ना, जैसे यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ एच की वैल्यू कितना 100 है और ये 20 से पूरा 100 कट हो रहा है, 25 जब 100, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 525, तो ये 500 यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, ये तो यहाँ से चला गया, यहाँ क्या बचा 50 माइनस 36 और जो ये x है ये भी माइनस का, तो माइनस का x और ये मल्टीप्लाई में जो 5 है अगले स्टेप में यहाँ बटे में आ जाएगा। तो पहले इनको घटा लेते हैं, घटा के कितना बचेगा 25। अब जो ये 5 है ये बटे में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ इनको घटा देंगे तो कितना 14, भाई 50 में 36 जाएंगे तो 14 ही बचेगा और यहाँ माइनस का x ये भी लिखा रहेगा। कट कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो 5 बराबर 14 माइनस x, तो फिर x जब यहाँ लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 14, 5 यहाँ लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना 9। x की वैल्यू हमने निकाल ली है कि 9 आ रही है। ठीक, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारी है क्या x प्लस वाई बराबर 24, तो x की वैल्यू 9 है, 9 प्लस वाई बराबर 24, तो y बराबर 24 और ये 9 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो फिर y बराबर कितना बचेगा यहाँ से हमारा, जब घटा देंगे इसको हम, ये हमारा 15 बचेगा, यहाँ पर 15 लिख देंगे, y की वैल्यू 15 आएगी। बस हमें x और y के मान ही तो ज्ञात करने थे, वो आ गए हमारे पास। यहाँ अपना फाइनल आंसर लिख देंगे क्या, x बराबर 9 और y बराबर 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो एक बढ़िया सवाल था ये, और इस तरह के सवाल ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये, और इस तरह के सवाल आप जरूर देखकर जाइए, पेपर में आपको ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा जिसमें माध्यिका दे रखी होगी और आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है और हम इसको 23 मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर नहीं पड़े हुए हैं, 1 2 3 पड़ा हुआ है, खंड बा, ये जो खंड बा है यहाँ से, ठीक है, तो खंड बा में यहाँ से नंबर तो है नहीं, 1 2 3 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या मानते हैं, इसको 21, इसको 22, ठीक है, और इसको हम फिलहाल 23 मान के चलते हैं। तो हम आंसर नंबर 23 इसमें लिखेंगे, और इसमें लिखा क्या, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर व्यास के लकड़ी के बेलन में उसी आधार और उसी ऊंचाई का एक शंकु काट कर निकाल दिया जाता है, यानी कि लकड़ी का एक बेलन है, ठीक है, लकड़ी का एक बेलन है, तो बेलन जो है उसमें से शंकु काटा गया है। अगर ऐसे बेलन है तो बेलन से ऐसे करके शंकु काटा गया है, चाहे ऐसे ऊपर की ओर या फिर ऐसे नीचे की ओर शंकु काट कर निकाला गया, और शंकु जो काटा गया है उसकी जो आधार, एक मिनट, उसी ऊंचाई का, यानी कि आधार भी वही रहेगा, ऊंचाई भी वही रहेगी, तो एक शंकु काट कर निकाला गया है, तो जो ठोस बचेगा यानी कि जो शेष बचेगा, ठीक है, तो उस शेष का हमें आयतन ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया इसमें हमें क्या करना है, तो पहले लिखते हैं या पहले चित्र ही बना लेते हैं कि इसका चित्र कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हम एक बेलन बनाते हैं कुछ इस तरह का, मान लिया हमने ये बेलन है, और जो बेलन की जो ये ऊंचाई दे रखी है ये 24 सेंटीमीटर है, और जो ये व्यास है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 20 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं त्रिज्या आधी होती, तो ये इतना कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है। अब इसका जो है इसमें से शंकु काटा गया, शंकु का मतलब ऐसे, ये ऐसे एक शंकु काटा गया होगा, जो इसका आधार है, अब देखो आधार इक्वल है, भाई आधार इक्वल होना चाहिए, ऊंचाई इक्वल होना चाहिए, और देखो इसकी ऊंचाई भी इक्वल है, तो शंकु ऐसे काटा गया, यानी इतना पोर्शन काट के निकाल दिया गया, तो बचा क्या, सिर्फ इतना ही तो बचा, इधर से इतना बचा, इधर से इतना बचा। ठीक, तो जो अब दिया हुआ है वो पहले लिखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, तो एक मिनट, हाँ, यहाँ से लिखते हैं कि शंकु, या शंकु नहीं, पहले बेलन के बारे में लिखते हैं, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई है h बराबर क्या
24 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर और वही ऊंचाई शंकु की भी रहेगी। ठीक है, यही ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर शंकु की भी रहेगी सेंटीमीटर। ओके, और फिर बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास हमें पता है, व्यास को हम लोग 2r बोलते हैं, तो 2r है हमारा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो अब r निकाल लेते हैं, r क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि त्रिज्या, जो त्रिज्या r है वो है 10 सेंटीमीटर। भाई इसका आधा कर देंगे, 10 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, जो ये ठोस है ना, इसका सबसे पहले आयतन निकाला है। फर्स्ट पॉइंट है हमें इसका आयतन। तो आयतन कितने का, इतने पोर्शन का आयतन निकलेगा। भाई ये तो काट के निकल चुका है ना, तो आयतन कैसे निकलेगा कि जो पूरा बेलन है ना, बेलन के आयतन से इस शंकु का आयतन अगर घटा दिया जाए, ठीक है, बेलन के आयतन से इस शंकु का आयतन अगर घटा दिया जाए, तो जो ये ठोस बचा हुआ है ना इतना, इसका आयतन निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या डालेंगे कि ठोस का आयतन, तो लिखेंगे ठोस का आयतन, या फिर शेष बचे हुए ठोस का आयतन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, अच्छा रहेगा, या फिर नहीं भी लिखते हैं, ठीक है। तो शेष बचे, अच्छा शेष बचे ठोस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, शेष बचे ठोस का आयतन। अब आयतन इसका निकालेंगे क्या, तो यहाँ सबसे पहले क्या, बेलन का आयतन, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि बेलन का आयतन, और माइनस किसका, शंकु का आयतन, सीधी सी बात है, तो माइनस शंकु का आयतन। ठीक है, अब बेलन का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसमें एच को H1 H2 मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही एच ना 24 सेंटीमीटर है, और दोनों ही जो आर है वो भी हमारे क्या है 10 सेंटीमीटर, इसलिए इसको H1 H2 R1 R2 मानने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और, इसका ना आंसर हम लोग पाई में निकालेंगे। क्यों पाई में निकालेंगे, क्योंकि इसमें एक तो दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है और इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो आयतन भी ज्ञात करना है, संपूर्ण क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और इन्होंने पाई का कोई मान दिया हुआ नहीं है। तो जब बड़ा क्वेश्चन हो उसमें एक साथ दो क्वेश्चन पूछे कि आयतन भी ज्ञात करो, संपूर्ण क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, तो आप उसका आंसर पाई में निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच पूरा पूरा कॉमन मिल रहा है हमको। ठीक है, दोनों से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ से क्या 1/3 बचेगा, फिर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और यहाँ इसके नीचे 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, माइनस यहाँ 1 का 1 से 1 हो जाएगा। अब 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे 2/3, तो यहाँ क्या पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ गया हमारा क्या, बेलन का आयतन। अब क्या करेंगे, जो अब इसमें मान रखना है हमको। ठीक है, तो मान कैसे रखना है भाई, अभी तो हमने ये जो ठोस का आयतन निकालना था उसको हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया। अब पाई का मान नहीं रखना है, तो पाई ऐसे लिखा रहेगा, आर स्क्वायर का मतलब कितना 10 का स्क्वायर, और यहाँ एच की वैल्यू 24 दे रखी, 24 लिख लेंगे, फिर 3 एकम 3, 3 अठे 24। तो बस अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो 8 दूनी कितना 16 हो जाएगा, और ये पाई ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो ये 10 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब 16 की अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना 1600 आ जाएगा, 1600 पाई, बस ये आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लगता है, जब भी आयतन निकालना होता है तो क्यूब में आंसर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, तो आयतन हमेशा क्यूब में आता है और जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है। तो ये आंसर इसका हमने निकाल दिया। ठीक है, अब सेकेंड हमें पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका जो ये इतना पार्ट बचा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ सेकेंड है कि शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगाने में ना, जैसे इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएं या वक्र पृष्ठ लगाएं, या फिर किसका संपूर्ण पृष्ठ लगाएं और किसका वक्र पृष्ठ लगाएं, क्या जोड़ें क्या घटाएं। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। आप एक बात समझिए, आसान शब्दों में समझिए कि जो चीज जिस चीज से काटा गया हो, और जो मैंने जब आपको ये वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ाया था, आपको याद होगा, जिसने भी वीडियो देखा है वॉल्यूम वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें किस चीज का क्या लगाना होता है। ठीक है, अब जैसे हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक समझिए ध्यान से, तो इसमें जब कोई ठोस से
कोई वस्तु काटी जाती है, ठीक है, जब किसी ठोस से कोई वस्तु काटी जाती है तो जिससे वस्तु काटी गई, जैसे बेलन से वस्तु काटी गई, ठीक है, तो जिससे कोई वस्तु काटी गई है उसका लगेगा संपूर्ण पृष्ठ। याद रखिए किसका संपूर्ण पृष्ठ लगेगा, इससे वस्तु काटी गई है बेलन से, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ओके। फिर प्लस, अब प्लस में लिखेंगे, और एक चीज यहाँ हमेशा प्लस ही लगाना, जो चीज काटी गई है उसका वक्र पृष्ठ। अब क्या काटा गया, शंकु काटा गया, तो शंकु का वक्र पृष्ठ लगेगा, ठीक है, जिससे काटी गई उसका संपूर्ण पृष्ठ, जो चीज काटी गई उसका क्या, वक्र पृष्ठ, तो इसका तो वक्र पृष्ठ लगेगा, ठीक है। तो प्लस में, वो भी प्लस में होगा, तो क्या लिखेंगे कि यहाँ लिख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। और माइनस में, अच्छा माइनस में इसमें एक चीज रहता है, देखिए माइनस में क्या रहता है, जैसे अब ये बेलनाकार था तो बेलनाकार ऊपर भी तो है भाई, बेलनाकार यहाँ था, तो बेलन का जो ये आधार है वो है बेलनाकार, और जो ये शंकु का आधार है वो भी तो बेलनाकार है। जब दोनों ही बेलनाकार हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आधार का क्षेत्रफल माइनस में आएगा, आधार का क्षेत्रफल एक बार माइनस में आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ दो दो क्षेत्र आधार यूज हो रहे हैं, क्यों, एक बार तो बेलन का आधार यूज हुआ, दोबारा इस शंकु का भी तो आधार यूज हो रहा है, इस वजह से एक आधार का क्षेत्रफल घटाते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा याद रखिए, जब भी किसी वस्तु से कोई चीज काट कर निकाली जाती है, अगर उसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ दें, ठीक है, उसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ दें, तो सबका ना संपूर्ण पृष्ठ लगा देना, सबका संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगेगा इसमें, जिस चीज से काटा गया हो उसका संपूर्ण पृष्ठ लगेगा, बेलन से काटा गया तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगेगा, शंकु काट कर निकाला गया है, शंकु का वक्र पृष्ठ लगेगा, वो भी प्लस में लगेगा, घटाया नहीं जाएगा, प्लस में लगाया जाता है। और माइनस में क्या होगा, आधार की, ठीक है, आधार का ये जो क्षेत्रफल होता है वो आधार का क्षेत्रफल माइनस में भी किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, याद रखिए, अगर याद रहेगा तो आप पेपर में आंसर ये आराम से कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए इसको आगे कंप्लीट करते हैं। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हम जानते हैं 2πr/h + r या r+h, तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l, ठीक है। अच्छा l तो अभी हमने निकाला नहीं, तो हमें l भी निकालना पड़ेगा, ओके। माइनस आधार का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसको ना थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट करने का मतलब है कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2πr की जगह r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr² हो जाएगा, प्लस 2πr का जब h से करेंगे तो 2πrh प्लस, अब πrl तो ऐसे ही लिखा रहेगा, -πr², ठीक। अब ये 2πr² है, ये πr² है, इसमें से ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, πr², सीधी सी बात, प्लस 2πrh प्लस πrl, ठीक। अब इन सबसे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक हम πr ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें πr मिल रहा है, इसमें भी πr मिल रहा है, और इसमें भी πr मिल रहा है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ πr, भाई एक r चला गया, लेकिन एक r तो बचा, r दो थे ना यहाँ पर, तो एक r तो बचा, यहाँ से 2 और h बचेगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ l बच रहा है, लेकिन अभी हमने l नहीं निकाला, हमें l निकालना पड़ेगा, और l कैसे निकालेंगे, तो ये शंकु हमारा दिख रहा है ना, शंकु, इसमें ये पोर्शन, ये इतना, ये निकालना है, तिर्यक ऊंचाई इसी को बोलते हैं, ये l, ठीक है। और ये कैसे निकालेंगे, अब हमें ये ऊंचाई पता है, ठीक है, ये ऊंचाई पता है, और हमें क्या पता है, ये हमको आधार पता है, आधार कितना 10 है, ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ ये क्या कर्ण कहलाएगा। तो एल निकालने का सीधा सा फंडा होता है, मैं साइड में निकाले दे रही हूँ। एल निकालने के लिए क्या करते हैं, √h² + r², ठीक है। ये एल का फार्मूला आपको पहले ही पता होगा, लिखा हुआ है, आप वॉल्यूम वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। तो h का मान है 24, 24 का स्क्वायर, r का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो ये ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। अब l बराबर, अच्छा 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। आप स्क्वायर याद रखिए, अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद होंगे तो आपको गुणा भाग करने में थोड़ा समय लगेगा। अब यहाँ 10, 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा, फिर l बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, अब 576 में अगर हम 100 जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा। तो 676 का जो रूट ऑफ होता है ना वो 26 होता है, ठीक है, रूट ऑफ 26 होता है। तो चलिए अब यहाँ l का मान रख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पाई, अच्छा पाई का मान हमें नहीं रखना है, क्योंकि मैंने कहा था कि पाई का मान नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि दो दो क्वेश्चन एक साथ दे दिए तो पाई का मान नहीं रखेंगे। फिर यहाँ r 10, r की वैल्यू 10 रख देंगे, यहाँ पर भी 10 रख लेंगे, 2 और h का मान 24 है, और l की वैल्यू है 26, ओके। तो अब यहाँ पर 10 पाई, ये 10 पाई हो गया, यहाँ से 26 में 10 जोड़ेंगे तो 36,
प्लस ये 36 है प्लस इन दोनों के पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो जुड़ सकते हैं पर ये पहले मल्टीप्लाई किए जाएंगे। ऐसा नहीं करना कि 10 में 2 जोड़ देना और यहाँ 24 में 26 जोड़ देना, ऐसा नहीं होगा। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। ये तो आप आपस में जोड़ सकते हैं लेकिन ये नहीं जोड़ सकते हैं, कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी, 48 हो जाएगा और ये कितना है 36 है। अब 36 में 48 जोड़ सकते हैं तो फिर 10 पाई, अब 36 में 48 जोड़ देंगे तो 8 6 14 और 4 और 3 7 और 1 8 84 हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 840 भाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना ये आ जाएगा हमारे पास, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है भाई। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो, पृष्ठ क्षेत्रफल हो, कोई भी क्षेत्रफल हो तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वहां पर आएगा, ठीक। तो अब जो हमें पूछा गया था तो फर्स्ट नंबर था, या फर्स्ट नंबर नहीं डालते सीधे आंसर लिख देते हैं कि ठोस का आयतन बराबर कितना है 1600 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठ तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना है 840 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों को ना एक चीज ये नहीं समझ में आती है कि जैसे मैंने यहाँ पर, मैं आपको साइड में करके समझाया दे रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आता वो समझ ले, जिसको पता है तो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ 676 लिखा हुआ है ये, ओके। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, इसका रूट ऑफ कैसे निकाल सकते हैं? या तो आप ये तरीका अपनाएं कि 2 3 6, ठीक है, या तो आप ये तरीका अपना लें कि 2 3 6, फिर 2 3 6 2 8 16, फिर यहाँ 2 से करेंगे 2 1 कम 2, 2 6 12 और यहाँ नाम 18, फिर ये 13 से कटेगा, 13 कम 13 और 13 3 39, फिर ये 13 से कटेगा। तो अब 2 2 के जोड़े बनाएंगे, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, तो 1 2 से 2 यहाँ ले लेंगे और 13 से भी एक 13 ले लेंगे। यहाँ पर भाई 2 2 के जोड़े से एक एक चीज लेते हैं, तो 2 ले लिया, यहाँ 13 से भी 13 ले लिया। अब 13 दूनी कितना 26 हो गया, तो ये 26 ऐसे निकल के आया, ठीक है, ये 26 ऐसे निकल के आया। लेकिन अगर आपको रूट ऑफ याद है तो बहुत अच्छी बात है कि 676 का 26 रूट ऑफ होता है, अगर ये याद है तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, और दूसरा तरीका इसका क्या है, ये जो निकालने का एक और तरीका होता है 676, मान लीजिए लिखा हुआ है, 2 2 के जोड़े बनाएंगे और पीछे से बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ 6 जो है वो 2 2 2 दूनी 4 इतने पर ये जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या 2 और 2 मिला के 4, इनको घटा देते हैं, इनको जोड़ते हैं, इनको घटाते हैं, तो यहाँ से 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, ये 76 यहाँ पर लिख देंगे। तो अब ये लगभग कितनी बार जाएगा, तो देखो 6 बार ही जाएगा, क्योंकि हमको तो पता है ना कि 6 बार 26 में आना था, तो हमको तो पता है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, आप करके देखिए उसको। तो चलेंगे 36 का 6, 3 कैरी 6 चौके 24 25 26 27, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 26, ये वाला 2 और ये वाला 6, तो आंसर 26 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना जो संख्या लिखी जाती है दोनों सेम संख्या लिखी जाती है, जैसे यहाँ पर भी सेम संख्या है, यहाँ पर भी सेम संख्या है। तो ये एक प्रोसेस अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको अलग से फिर समझा दूंगी, ठीक है। अच्छा अब मैं एक एग्जाम्पल आपको और बताती हूँ। मान लीजिए कोई ये बेलन है, ठीक है, मान लीजिए कोई ये बेलन है और बेलन से, ठीक है, बेलन से मान लीजिए अर्धगोले काटने हैं, और एक इस तरह का क्वेश्चन है भी शायद, मान लीजिए बेलन से हमें अर्धगोले काटने हैं, तो एक अर्धगोला ये हमने काटा और एक अर्धगोला हमने ये काटा, समझिएगा, 2 अर्धगोले हमने काटे हैं, एक अर्धगोला हमारा यहाँ हमने काटा हुआ है, एक अर्धगोला हमने यहाँ काटा हुआ है। अब हम कहते हैं जो बचा हुआ पोर्शन है, अब ये बचा हुआ पोर्शन है ना, इतना बीच वाला पोर्शन बचा हुआ पोर्शन है। अब हम कहें कि बचे हुए पोर्शन का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, तो किसका क्या लगेगा भाई, किसका क्या लगेगा? तो जिस चीज से काटेंगे उसका तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा, इससे काटा है ना तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा, और इसका वक्र पृष्ठ लगेगा, क्योंकि गोले काटे गए, जो चीज काटी गई उसका वक्र पृष्ठ लगेगा। तो यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, तो 2 लोगों का वक्र पृष्ठ लगेगा, यानी कि 2 जो ये स्फेयर है, हाफ स्फेयर है, तो इन दोनों का ही वक्र पृष्ठ लगेगा। और जो आधार है, अब आधार यहाँ 2 जगह है, एक आधार ऊपर है, एक आधार नीचे, 2 आधार हैं, तो 2 आधार को माइनस में करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसको लिख के बताती हूँ कैसे करना है, हालांकि मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूंगी, बस मैं आपको सिंपल सा बताऊंगी करके कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, बेलन का तो संपूर्ण पृष्ठ लगेगा, फिर माइनस में नहीं प्लस में, क्योंकि जो ये अर्धगोले हैं तो 2 गुणे अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठ, और जो चीज काटी गई ना उसका हमेशा वक्र पृष्ठ ही लगेगा, वक्र पृष्ठ, ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, तो 2
गुणे अर्धगोलों का क्या वक्र पृष्ठ, और ये जोड़, ठीक है, जोड़ का मतलब प्लस का निशान लगाएंगे। और माइनस में क्या, जो ये आधार है, आधार का क्षेत्रफल है, उनको माइनस में करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो माइनस में 2 गुणे क्या, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। आई होप इसके आगे आप कर लेंगे, ठीक है। अब ये इसका अथवा पार्ट है, ठीक है, जो ये नंबर 3 है, या फिर हम कह लें 23, तो ये इसका अथवा पार्ट है। तो अथवा में क्या है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है और जिसका कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि लघु वाले को, फिर दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना। और ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 6 नंबर। तो आंसर नंबर 23, ठीक है, 23 का आंसर नंबर 23 का अथवा पार्ट हम यहाँ से करते हैं। और सबसे पहले ना चित्र बना लेते हैं, तो चित्र ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसमें कुछ तो करेंगे तब तो वो नंबर देंगे, अदरवाइज उसमें आपको नंबर 6 के 6 पूरे मिलेंगे नहीं। तो इसमें आप चित्र भी बनाइए, क्योंकि छोटा सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर 30 डिग्री, रो यहाँ ए, यहाँ बी, ठीक। अच्छा, ये 4 सेंटीमीटर, और ये 6 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अच्छी बात है कि छोटा सा क्वेश्चन और 6 नंबर में है, जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो आर हमको पता है, आर बराबर है 4 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर है 30 डिग्री, थीटा लिख लेंगे। सबसे पहला फर्स्ट क्या है कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, यहाँ क्या 30 रख देंगे, और बटे में कितना 360 रख देंगे, गुणे पाई का इन्होंने कोई मान नहीं दिया है, 22/7 रख लेते हैं, गुणे आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर लो, फिर 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ 12 आ गया। अब इसको भी कट कर लेते हैं 2 से, तो 2 छंग 12, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 11 हो गया। अब जो जो इसमें पहले बचा है वो लिखते हैं, क्या, यहाँ से 11 बचा, यहाँ से 6, और यहाँ 7 है, तो 6 गुणे 7, और यहाँ 4 बचा है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 चौके 16, तो यहाँ 16 बना लिया हमने। अब इसको कट कर देंगे 2 से, तो 2 तियाँ 6, और 2 अट्ठे 16, 11 अट्ठे 88, और यहाँ पर कितना 7 तियाँ 21, तो एक तो हमारा ये आ रहा है 88/21, ठीक है। अब इसको पॉइंट में निकाल लेते हैं, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं साइड में, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 21 को 88 से डिवाइड करना, और पॉइंट के 2 अंकों तक निकाल लेंगे, या फिर 3 अंकों तक भी निकाल सकते हैं, फिर अप्रोक्सीमेट में लिख देंगे। तो 21 चौके 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया। अब यहाँ बचेगा 4, और यहाँ तो कुछ नहीं, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये एक ही बार जा पाएगा क्योंकि 21 है वहां पर, तो यहाँ 19 बचेगा, फिर इस पॉइंट से और 0 बढ़ा लेंगे, ये लगभग 8 और दूनी 16, और 9 दूनी 18, 9 बार जा रहा है, 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, ये 9 बार जा रहा है। बस 2 अंकों तक ही निकालेंगे, 3 अंक तक नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से बचेगा हमारे पास 1, ठीक है, 1 बचेगा। अब यहाँ से 10 बन जाएगा, फिर यहाँ हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो कोई जरूरत नहीं है, बस 2 अंकों तक काफी है। तो फिर 4.19, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे, स्क्वायर में निकालेंगे, क्यूब में नहीं, आयतन होता है तो क्यूब में निकलता है, और क्षेत्रफल होता है या वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, तो वो स्क्वायर में निकलता है। तो ये तो हो गया हमारा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें सेकंड करना है, और ये सब आप रफ वर्क करिए, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर कर दिया, पर आपको ये सब रफ वर्क करना है। अब सेकंड हमारा क्या है कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और जो ये तुम्हारा लघु निकाला है ना हम लोग ने ये वाला, तो बस यही लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर से ये लघु वाला घटा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस क्या, लघु वृत्त, 1 मिनट, वृत्त नहीं त्रिज्य खंड लिखना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला, बस पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 इसमें रख लेते हैं, और आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना है 16, ठीक है, सीधे 16 लिख दिया, क्योंकि 4, 4 का स्क्वायर तो 16 कर लेंगे डायरेक्ट। और फिर यहाँ पर क्या, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला है 4.19, ठीक है, 4.19, तो ये लिख देंगे यहाँ पर। अब इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें से ये वाला
घटा देंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ साइड में कर लेते हैं। 6 चौके 24, 6 कम 6 2 8 और 6 तियाँ 18, ठीक है। यहाँ 4 1 3, यहाँ 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 3 1 4 और 1 5। तो ये हमारा आ गया कुछ, इसका जो आया है 5024। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट 1 2, तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2, पॉइंट यहाँ लगेगा माइनस में 4.19। अब क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है। यही घटा लेते हैं, यहाँ साइड में घटा लेते हैं। पॉइंट हमारा यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पॉइंट यहाँ पर है, इसको घटाते हैं। यहाँ से कैरी लेंगे 14, 14 में 9 गया 5, यहाँ 1 में 1 गया तो 0 बन जाएगा, और यहाँ 10 10 में 4 गया तो 6 बन जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है 46.05। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि ये भी तो क्षेत्रफल ही है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। बस दोनों आंसर आ गए हमारे। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था ये। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब दोनों आंसर एक साथ लिख देते हैं कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये हमारा निकल के आया है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड दूसरा है दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड नहीं त्रिज्य खंड लिखना था, यहाँ पर भी मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर भी त्रिज्य खंड लिखना है। तो त्रिज्य, यहाँ पर भी त्रिज्य खंड ही लिखेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा पूरा, ठीक है। अच्छा, जो ये सेकंड वाला हमने निकाला है, ठीक है, जो ये सेकंड वाला हमने निकाला ना, ये तो हमने डायरेक्ट यहाँ से क्या किया, ये वाला घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया। इसका एक तरीका और हो सकता था, अगर जैसे आप इसमें से ये ना घटाना चाहें, और दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता था, देखिए यहाँ मैं बता दे रही हूँ। सेकंड तरीका क्या हो सकता है कि जो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, तो वो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, और माइनस में लघु वाले का फार्मूला रखना है, ये वाला पूरा, ठीक है, ये फार्मूला पूरा रखना पड़ेगा। तो यहाँ से भी ये हो सकता है क्या, थीटा अपॉन 360, यहाँ क्या पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे भी ये लगाया जा सकता था। तो इसमें से क्या करना होगा, इसमें से हमें पाई आर स्क्वायर कॉमन लेना होगा, इन दोनों से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेना होगा। यहाँ क्या 1 बचेगा माइनस, और यहाँ क्या थीटा बटे 360। तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते थे। अच्छा, यहाँ से कैसे मैं आपको करके बता दे रही हूँ, पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस, और थीटा, थीटा की वैल्यू है 30, ठीक है 30, और यहाँ कितना है 36, ये कट हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, 3 नीचे, यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर पाई आर स्क्वायर इंटू, अब यहाँ 1 मान लेंगे तो 12, 12 और 1 की लासा 12 हो जाएगी, यहाँ 12 एकम 12, और 12 में से जब ये 1 घटाएंगे तो कितना 11 बचेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 11/12 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या 11/12 ऐसे ही, और पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, या फिर 3.14 ही रख लेते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आर स्क्वायर है, लेकिन हाँ आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है 1 2 पॉइंट का, ठीक। तो यहाँ आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर का मान हम जानते हैं 4, तो 4 का सीधे 16 कर दे रहे, क्योंकि आर स्क्वायर का हमने सीधे 16 लिख दिया यहाँ पर। अब इसको 4 से कट कर लेते हैं, तो 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16, इतना कट हो गया हमारे पास। अब 22 की 11 से गुणा कर लेते हैं, या फिर पहले 22 की 4 से, तो 22 चौके कितना 88 हो गया, और यहाँ 11 बचा है, 11 की मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, 7 तियाँ 21 हो गया। अब 88 की मल्टीप्लाई हम पहले 11 से कर लेते हैं, तो 88, तो ये 8 8 8 16 का 6 यहाँ 9, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 968 अपॉन 21, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं 21 से, ठीक है। तो ये 9 बना हुआ है, तो सबसे पहले ये हमारा जाएगा लगभग 4 बार, तो 4 एकदम 4 और 4 दूनी 8, घटाएंगे यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 1 12 बचेगा, ये जो 8 है यहाँ उतार लेंगे, लगभग 6 बार जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, यहाँ बचेगा हमारा 2। अब पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब एक और 0 लगाएंगे, तब एक और 0 बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ 21 है, अब ये हमारा लगभग 9 बार जाएगा, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, ये हमारा लगभग 9 बार जा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ जाएगा, क्या 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर अगर आपका ये आएगा, ठीक है, और अगर आंसर आपका ये आएगा, दोनों ही आंसर कोई कट नहीं कर सकता, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 नंबर का डिफरेंस आता है, क्योंकि उसके एक नहीं कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब ये खंड भाग का नंबर 4 है, और हम इसको 24 मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें है एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल
10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में, ठीक है, उसी स्थान पर लौट आता है। यानी कि 50 मिनट में वो दूरी, जो भी दूरी है, तो पहले जाता है और वापस उसी स्थान पर लौट आता है, ठीक है। तो 50 मिनट उसको समय लगता है। अच्छा, ये मिनट दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ना इसको घंटे में चेंज कर लेंगे, ठीक। फिर लिखा हुआ है यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल, तो नदी की चाल तो हमें पता है, तो नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो हम नाव की चाल को फिलहाल x मान लेंगे और एक बार प्रतिकूल निकालेंगे और एक बार अनुकूल चाल निकालेंगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको करके बताती हूँ कि तो कैसे लगाते हैं। तो लिखेंगे माना स्थिर जल में, भाई जल जो है वो स्थिर, तो स्थिर जल में नाव की चाल और बराबर में क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम मान लेंगे, ठीक है। अब नदी की चाल, तो नदी की जो चाल है वो हमको पता है, उसमें गिवन है, दे रखा है हमको क्या, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नदी के बहाव में, ठीक है, नदी के बहाव में नाव की चाल क्या होगी, तो जब नदी के बहाव में बात करेंगे तो उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चालों को जोड़ देंगे, तो नदी की दिशा में कह लेंगे, नदी के बहाव के, नदी के साथ, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि नदी के बहाव में नाव की चाल बराबर क्या, x प्लस 5, भाई इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि नदी की दिशा में बह रहा है, तो इस वजह से क्या, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये नदी की दिशा में या नदी की बहाव में कह सकते हैं। अगला क्या लिखेंगे कि नदी के विपरीत, नदी के विपरीत बहाव में, ठीक है, विपरीत दिशा में, विपरीत बहाव में नाव की चाल, नाव की चाल, ठीक। तो ये तो नदी की दिशा में हमने नाव की चाल निकाली और ये नदी के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकाल रहे, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5, यहाँ क्या, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमने देख लिया। अब प्रश्नानुसार बोला है कि 10 मीटर का जब वो समय लेता है तो नदी की दिशा में जाने में जितना समय लगेगा और नदी की विपरीत दिशा में जाने में जितना समय लगेगा वो टोटल समय 50 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार कि 10 किलोमीटर नदी की दिशा में जाने में लगा समय, ठीक है। अब प्लस में क्या कि 10 किलोमीटर नदी की विपरीत दिशा में, नदी की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, और ये किसके बराबर होगा, ये समय है जो बराबर होगा वो जो 50 मिनट लिखा था उसके बराबर होगा। लेकिन जो ये 50 मिनट है ना, इसको हम चेंज करेंगे, घंटे में बनाएंगे, तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से क्या, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 10 किलोमीटर नदी की दिशा में, अब जब नदी की दिशा में है, हम जा रहे हैं, तो समय कितना होगा भाई, दूरी बटे चाल होगा। तो दूरी तो ये है और नदी की जब दिशा में जाएंगे तो फिर ये हमारा क्या, ये चाल है, तो ठीक है, समय के लिए हम क्या लगाते हैं, दूरी बटे चाल, तो ये दूरी है, ये चाल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 बटे x प्लस 5, तो ये क्या हो गया, ये समय निकल आया, इसमें समय निकाला, यानी कि 10 किलोमीटर नदी की दिशा में जाने में जितना समय लगेगा वो ये समय लगेगा, 10 बटे x प्लस 5, ठीक है। प्लस फिर नदी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो 10, और यहाँ क्या, विपरीत दिशा में हमारी चाल क्या थी, x माइनस 5, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 5, और बराबर कितना समय लग रहा है, 50 बटे 60, तो 50 बटे 60 को हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्या, 5 बटे 6, कुछ ऐसा लिख देते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 5 और यहाँ पर x माइनस 5, जब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, एक काम और करते हैं, एलसीएम लेने के साथ साथ ना इन दोनों से 10 कॉमन भी ले लेते हैं। जब 10 कॉमन ले लेंगे यहाँ तो 1 बचेगा, और हमने जब एलसीएम लिया हुआ है, यहाँ x प्लस 5 है तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर इससे हो जाएगी क्या, x माइनस 5 से, प्लस यहाँ भी 1 बचा क्योंकि हमने यहाँ से 10 तो कॉमन ले ली, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, x माइनस 5 है तो यहाँ भी x माइनस 5 है, मल्टीप्लाई किससे होगी, इससे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, लेकिन यहाँ 1 1 मानेंगे क्योंकि 10 हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो यहाँ कितना, 5 बटे 6 लिखा हुआ, ये जो 10 है, अब ये 10 यहाँ, ठीक है, यहाँ बटे में आ जाएगा और 6 के साथ गुणे में चला जाएगा, ये कह सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ x, अच्छा इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये 1 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ हमारा फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, तो फार्मूला लगेगा क्या,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर हमारा 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 5 और जो ये 10 है ये बटे में आ जाएगा कहाँ, 6 के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कुछ ऐसा बन रहा है हमारा। अच्छा, अब यहाँ से क्या 5 से 5 हमारा कैंसिल हो रहा है, यहाँ x और x मिला के कितने 2x हो रहे हैं, इनको भाई जोड़ दिया, 5 का वो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा। ठीक, बराबर यहाँ 1 है और यहाँ कितना 6 दूनी 12 है। अब तिरक मल्टीप्लाई हो जाएगी, तिरछी गुणा, यानी कि इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, ऐसे कह सकते हैं। तो 12 की जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 24x, और यहाँ पर जब इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, ऐसे लिख देंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या कि यहाँ हम 0 बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर ठीक है, और 24x ना इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 24x आ जाएगा, और जो 25 है ये माइनस का 25 यहीं पर लिखा रहेगा। आप सिंपल सा क्वेश्चन, आप 0 यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगले स्टेप में 0 पीछे कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब 25 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से 24 आ जाए, तो उसका एक ही गुणनखंड होगा, 25 से कम 25 और 25 में एक गया तो 24, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ 24 की जगह क्या लिखेंगे 25 माइनस 1, भाई 25 से कम 25 और 25 में से गया तो 24, और घटाना था तो इसलिए ब्रैकेट लगा के करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक माइनस है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर ये माइनस में आप मिस्टेक कर देंगे, निश्चित ही मिस्टेक करेंगे। इस वजह से माइनस लगाकर, माइनस जब भी हो तो ब्रैकेट लगाकर उसको सॉल्व करें, कभी गलत नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर, अब क्या होगा जो ये एक्स है, एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो पहले हम आपको मल्टीप्लाई बता देते हैं कि ऐसे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये हो गया, या फिर यहाँ 1 अभी लिख लेते हैं, या ना भी लिखते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। अब ये जो माइनस का 25 है ऐसे ही लिखा रहेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर, अब ये जो माइनस है इसको अंदर, ठीक है, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये 25x तो माइनस का हो जाएगा। अब जो ये वाला चिन्ह है इसको चेंज कर देगा तो ये प्लस का हो जाएगा। भाई ये माइनस जो है, इस माइनस को जब चेंज करेगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 1x, अब 1 लिखे ना लिखे तो चलिए ठीक है अभी लिख लेते हैं, अगले स्टेप में ये 1 भी हटा देंगे। अब इन दोनों से ना कॉमन ले लेंगे और इन दोनों से कॉमन ले लेंगे। जब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो हमारा x, यहाँ x माइनस 25, भाई यहाँ से भी x गया, यहाँ से भी x गया, तो इतना ही तो बचा, प्लस यहाँ से 1, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन हम कह सकते हैं x, और यहाँ पर 25 ऐसे ही लिख देंगे। अब x माइनस 25 तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, ये वाला x माइनस 25 तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ क्या बचा x और प्लस 1, तो x प्लस 1 इसको एक ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 25 बराबर 0, ये अलग और इसको अलग कर लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर -1 हो जाएगा, जो कि नहीं लेंगे क्योंकि चाल ना माइनस में नहीं ली जाती है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि हमें तो चाल ही निकालना था ना, नाव की चाल, तो नाव की चाल माइनस में नहीं ले सकते। अब ये वाला, ये क्या है x बराबर 25, भाई ये जो 25 है जब इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, सीधी सी बात है। इस वजह से इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा x बराबर 25, यानी कि जो नाव की चाल थी ना स्थिर जल में वो कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ साइड में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ साइड में लिख लेते हैं इसका आंसर कि स्थिर जल में नाव की चाल बराबर कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के सवाल, इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, कोशिश करेंगे तो आपसे लगेंगे। ठीक है, अब इसी 24 का, या फिर कह सकते हैं 4 का, ये अथवा पार्ट है। तो अथवा में क्या है, यदि BL और CM, ठीक है, BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, तो पहले तो हमें कोई समकोण त्रिभुज ABC बनाना है जिसका कोण A 90 डिग्री का है। अगर A 90 डिग्री का है तो फिर A बीच में बना लेंगे, ओके, B और C कहीं ऊपर नीचे बना लेंगे। तो सिद्ध कीजिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो ये तो बाद की बात है, पहले तो हम चित्र बनाते हैं कि चित्र हमारा बनेगा कैसे। और BL और CM एक समकोण त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, ठीक है, तो माध्यिकाएं भी हमको इसमें दर्शाना है। ओके, तो पहले चित्र ही बना लेते हैं। चित्र कुछ ऐसे बनेगा इसका। अब समकोण त्रिभुज बनाना है ना, समकोण त्रिभुज तो हम जानते हैं कि ऐसे ही बनता है, ठीक है, तो ये हमने अपना चित्र बना लिया। अच्छा, एक चीज और, इसमें A कोण 90 डिग्री बोला है, तो एंगल A यहीं पर लेंगे, ठीक है, एंगल A को यहीं पर लेंगे क्योंकि A 90 डिग्री बोला है, तो फिर A B यहाँ ले लेंगे, C यहाँ ले लेंगे, या फिर B यहाँ और C यहाँ, इनको चेंज कर सकते हैं आपस में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन A यहीं पर लेंगे। अब क्या कहा है कि जो BL है, अब BL कहाँ बनेगा, B तो L यहाँ बीचों बीच में बनेगा, क्योंकि माध्यिकाएं बोला है, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए क्योंकि माध्यिकाएं बोला है।
इसका मतलब ये यहाँ तक ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। ये तो इसको हम BL, ये BL हो गया, ये CA की माध्यिका है, ठीक है। BL जो है CA की माध्यिका है। फिर एक और माध्यिका है इसकी, वो है CM। तो C यहाँ है और M यहाँ कहीं बीच में लेंगे, इसका मतलब ये हमारा CM हो गया, ये हमारा CM हो गया। तो इसका मतलब ये है कि BM और AM ये इक्वल हो जाएंगे, कह सकते हैं कि BM और AM ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से भी यही कह सकते हैं कि CL और AL ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये हम कह सकते हैं CL बराबर AL, ठीक है। CL बराबर AL ये कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें CA की वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें इस CA की वैल्यू निकालनी हो इन टर्म्स ऑफ AL या फिर इन टर्म्स ऑफ CL, तो कैसे निकालेंगे? तो हम ये लिख सकते हैं CL प्लस AL, ठीक है। CL प्लस AL ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को हम एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि जो CL है वो AL के बराबर है, CL AL बराबर है, तो CL की जगह अगेन हम AL लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी AL है, और यहाँ पर क्या है CA या फिर AC भी इसको कह सकते हैं। ओके, CA है, ये AC, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए इसको AC ही लिख देते हैं, क्योंकि शायद जो क्वेश्चन में है वो AC ही दिया गया है, या फिर CA ही, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AL हो जाएगा। तो अगर AL की वैल्यू हमें कहीं रखनी हो तो AC/2 रख सकते हैं AL की वैल्यू, ठीक है। इन दैट कंडीशन AL की वैल्यू AC/2 रख सकते हैं, अगर कहीं पर यूज होगा तो ये ऐसे बना लिए जाते हैं, ठीक। अब सवाल पर पढ़ते हैं। हमें सबसे पहले इसमें क्या क्या पता है वो लिखेंगे यहाँ पर। तो हमें जो जो पता है, हमें क्या पता है, दिया है, तो दिया है, हमें क्या दिया है कि BL और CM, ठीक है। BL और CM क्या है, एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज ABC लिख देते हैं। तो एक त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिकाएं हैं, ये हमें दिया है, तो माध्यिकाएं हैं, ठीक है, ये हमको पता है। और हमें क्या पता है, तथा जो एंगल A है वो क्या है, वो 90 डिग्री का एंगल है, ये भी हमको पता है कि एंगल A हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं, तो तीनों में यूज करेंगे। यहाँ पर 3 चित्र बन रहे हैं भाई, एक तो ये पूरा, उसके बाद ये वाला, इसमें भी तो 90 डिग्री शो कर रहा है, उसके बाद ये इतना वाला, इसमें भी 90 डिग्री शो कर रहा है, यानी कि 3 एंगल है, तीनों में पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो लिखेंगे सिर्फ एक बार ही कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या, पहले ABC में, पहले ये जो बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला ABC इसमें लेंगे, तो इसमें क्या लेंगे हम, ABC में। अब ABC में हम जानते हैं कि जो ये हमारा कर्ण है, यानी कि ये जो BC है, तो ये शेष दो छोटी भुजाओं के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ये BC है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि BC का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, शेष दो भुजाएं। तो अगर इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, BA का या फिर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। भाई AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के अभी फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम दूसरा कोई त्रिभुज लेंगे, या तो हम अब ये वाला त्रिभुज ले लें या फिर ये वाला। चलिए पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, ABL में, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, पुनः हम त्रिभुज ABL में, यहाँ पर लिखेंगे कि पुनः ट्राइंगल ABL में, ठीक है। अब ABL में ले रहे हैं, तो ABL में क्या, अच्छा ABL में देखिए पहले, ये ABL है हमारा, तो ABL में ये जो है कर्ण होगा भाई, यहाँ जब 90 डिग्री तो यही तो कर्ण होगा। तो जो ये BL है, BL किसके बराबर होगा, BL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, ठीक है भाई। BL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो बस हम यहीं पर लिखेंगे क्या कि BL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। अब देखिए AL हमने यहाँ पर निकाल के रखा था कि AC/2, तो इन टर्म्स ऑफ AC ही हमको लिखना है, ठीक है। तो AC/2 AL की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, और ये मैंने आपको समझाया था अभी अभी, ये कैसे आया हमारा AC/2, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो AB का स्क्वायर हो गया, और यहाँ AL की जगह पर क्या, AC/2 का होल स्क्वायर कर देंगे भाई। जहां पर AL है, ये AL, तो AL की जगह हम ये लिख सकते हैं पूरा। अगर हमें ये पूरा लिखना है AL के टर्म्स में, तो ये पूरा का पूरा इसी प्रकार लिखा जाता है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है AB स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहेगा, प्लस यहाँ क्या AC स्क्वायर, और बटे में ये कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर BL का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ये 4 है, 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ से खत्म हो जाएगा।
तो 4 पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा BL का स्क्वायर, यहाँ क्या 4AB का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर सिर्फ BL के ऊपर है तो यहाँ AB के ऊपर, प्लस यहाँ क्या AC का स्क्वायर, इसको यहाँ इक्वेशन नंबर 2 डाल के फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। ठीक, अब हम एक तीसरे त्रिभुज की बात करते हैं। तीसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है भाई, एक ये बड़ा ले लिया, एक ये ले लिया, अब एक ये भी तो बचा है हमारे पास, ठीक है, ये भी तो ट्रायंगल बचा है, तो इसमें क्या पुनः ट्रायंगल AMC या फिर ACF भी नाम लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे। उसके बाद क्या कि जो ये CM का स्क्वायर है, ठीक है, CM का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC के स्क्वायर प्लस AM के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, क्या होगा कि CM का स्क्वायर AC के स्क्वायर प्लस AM के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बस अब यही लिखेंगे यहाँ पर क्या, पुनः ट्रायंगल AMC में, ठीक है, AMC में ले रहे हैं, तो AMC में हम क्या जानते हैं कि जो ये MC का स्क्वायर है या फिर CM का स्क्वायर है वो AM के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब यही लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, यहाँ से नहीं यहाँ से लिखते हैं क्या कि CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आया, मैंने आपको समझा दिया है। तो अब यहाँ पर CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस, अब AM की जगह पर हम AB/2 लिख सकते हैं। अच्छा ये क्यों लिख सकते हैं ये भी समझिए कि AM की जगह पर AB/2 क्यों लिख सकते हैं। अब देखिए AM है ये हमारा, यहाँ पर हमारा क्या है ये AM है और AB ये पूरा था हमारा, तो ये इसका आधा ही तो पार्ट है यानी कि AM/2, तब तो हम उसको AM कह सकते हैं, जैसे ये निकाला था ना सेम ऐसे ही, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, बस हम ये जानते हैं जैसे ये जो पार्ट था हमारा AL, जैसे ये हमारा AL है तो AL का जो स्क्वायर था वो किसके बराबर था, ये AC के बराबर था ना, तो इसी प्रकार जो ये हमारा AM है तो AM क्या होगा कि ये AB/2 के बराबर होगा। बस वही हमने लिखा है यहाँ पर AM की जगह पर क्या AB/2। ओके, अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे, क्या CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब सेम वही प्रोसेस, ये 4 यहाँ जाएगा और यहाँ से हटा देंगे इसको, तो 4CM स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे 4AC स्क्वायर, और ये जो 4 है यानी कि जो ये 4 है यहाँ से हट जाएगा। ओके, यहाँ चला गया, यहाँ बड़े में चला गया, खत्म हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारी बनेगी 3rd, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2nd है और ये इक्वेशन नंबर 3rd है। अब 3rd और 2nd यानी 2nd और 3rd को हम क्या जोड़ देंगे आपस में, ये लिखेंगे समीकरण 2nd प्लस 3rd, ठीक है, 2nd प्लस 3rd इतना लिख देंगे, इतना काफी है। अब 2nd यहाँ देख लेंगे, यहाँ 4BL स्क्वायर है और यहाँ 4CM स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ 4BL स्क्वायर है, यहाँ 4CM स्क्वायर, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेंगे बाद में राइट हैंड साइड जुड़ेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड जोड़ते हैं, क्या 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर, तो इन दोनों को आपस में हमने जोड़ के लिख दिया। अब क्या बचा, अब इनको इसको लिखेंगे प्लस फिर इसको लिखेंगे, तो बस यहाँ पर लिखेंगे क्या 4AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या प्लस, अब ये वाला लिख लेंगे क्या 4AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो जो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से अच्छा ये 4AB स्क्वायर है और देखिए यहाँ पर भी AB स्क्वायर है, तो 4 और ये 1, ठीक है, इसको 1 फिलहाल मानेंगे तो 4 और 1 मिला के 5, तो ये क्या हो जाएगा 5AB का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या, यहाँ 4 है यहाँ पर 1 है, तो ये 4 और 1 मिला के फिर से 5 हो गया, तो 5AC का स्क्वायर। अब इन दोनों से भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही 5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ तो ऐसे ही चलता रहेगा क्या 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, यहाँ तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। अब 5, अच्छा इसको यहाँ लिख लेते हैं क्या BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब यहाँ से क्या, अच्छा यहाँ देखिए AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और सेम हमारा वही चीज आ रहा है, ये अंदर वाला इतना पोर्शन 5 नहीं देखना है क्या, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो ये हमारा था कितना, ये हमारा BC का स्क्वायर था, तो बस अब हमें यही लिखना है यहाँ पर क्या कि ये BC का स्क्वायर, और यहाँ पर ये भी लिखना है कि कहाँ से आया, ये C है ये, ओके, तो ये कहाँ से आया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ही तो हम इसको लाए हैं बना के, तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, लास्ट में हम क्या लिखेंगे
कि 4, बस यही एक बार और लिख देंगे, प्रूफ डाल देंगे, हो गया ये खत्म, बराबर 5bc²। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 5 लिखा है बट हम इसको 25 मान के चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित समीकरणों से, ठीक है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो 2 इक्वेशन हमारे पास दे रखी हैं, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं लगा के बता देती हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें ना सबसे पहले मानना होता है, माना किस चीज को मानेंगे, ये जो x माइनस वाई है ना, तो इसको बटे में करके मानेंगे, ठीक है। x माइनस वाई को हम बटे में करके मानते हैं, ठीक। कैसे बटे में करके, यहाँ क्या लिखेंगे, 1/x-y, ये पूरा 1/x-y, क्योंकि यहाँ 30 है पर ये बटे में है तो पूरा बटे में ही हमको मानना है इसको। इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। और किसको, इसको, प्लस वाले को, ठीक है। एक को इसको मानना है माइनस वाले को, एक को प्लस वाले को। अगर इस तरह का सवाल है तो उसमें इसी प्रकार किया जाता है। यहाँ से क्या, इसको क्या माना है हमने, इसको b मान लिया, ठीक है। जब हमने इसको b मान लिया तो अब ये हो कैसे गया, यहाँ a, यहाँ 30 है, 30 लिख लेंगे। अब ये 1/x-y, ये हमारा a है, तो इसका मतलब ये वाला पूरा हमारा a बन गया, इतना पूरा a बन गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन a बन गया, प्लस यहाँ क्या है 44, तो ये 44b बन गया। भाई ये 1/x+y है, नीचे अपॉन में ही तो है, तो ये तो हमने ऊपर ही तो माना है इसको b, तो यहाँ पर b बनाएंगे, नीचे नहीं बना देना, ऊपर ही बनाना है यहाँ पर b, ठीक है। बराबर में क्या 10। अब जो दूसरी इक्वेशन है इसको भी फिर ऐसे ही 40, यहाँ पर क्या a, क्योंकि ये माइनस वाला टर्म है तो यहाँ पर a आ जाएगा। यहाँ 55 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और बराबर में कितना, ये 13 हो जाएगा, 13। तो 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो एक काम करते हैं, जो ये वाली इक्वेशन है ना, ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 की मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 4 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 120 हो गया, ए हो गया। अब 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, पहले तो प्लस लगाते हैं, फिर 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17, ये बी ऐसे ही लिखा रहेगा। और यहाँ 4 दाम 40, तो 4 से इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया। अब 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ इसके नीचे लिखते जाएंगे, तो 3 चौके 12, 120, यहाँ पर ए, प्लस यहाँ 3 की 55 से भी करेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, यहाँ पर बी, और यहाँ 13 3 39, यानी कि 39 हो गया हमारे पास, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है, घटाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब इसको घटाएंगे तो हम यहाँ एक 11 बच रहा है, 11 बी, ठीक है, 11 बी, और यहाँ पर कितना 1 हो रहा है, यानी कि b की वैल्यू निकल के हमारे पास 1/11 आई है, ठीक है। b भाई 11 बटे में चला जाएगा, तो b की वैल्यू निकल के 11 आई है, ठीक है। अब हमें क्या, a की वैल्यू निकालनी, जब b की निकल आई तो अब a की वैल्यू निकालेंगे, और a की कहाँ से, जो समीकरण 1 है वहां से वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, इस समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 पहले लिख लेंगे, क्या है 30a प्लस 44b इज इक्वल्स टू कितना 10 है हमारे पास। तो यहाँ 30a प्लस 44 और b की जगह क्या 1/11, तो 1/11 बराबर यहाँ पर कितना 10। अब ये 11 एकम 11, 11 चौके 44, 4 बार कट गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ क्या 30a प्लस ये कितना 4 एकम 4, और यहाँ से 10, तो फिर 30a बराबर 10, और ये 4 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर 30a बराबर ये कितना 6 बचेगा, तो फिर a बराबर कितना हो जाएगा 6, और ये जो 30 है बटन चला जाएगा, तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो a की वैल्यू निकल के आ रही है 1/5, ठीक है। a की वैल्यू आ गई हमारे पास, और हमारे पास क्या b की वैल्यू आ गई। अब जो हमने माना था, ठीक है, अभी ये हमारे आंसर नहीं है कि आप यहाँ पर छोड़ दोगे तो आंसर हो गया, नहीं, हमें तो एक्स वाई की वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो हमने माना हुआ है क्या 1/x-y को हमने a माना है, ठीक है, 1/x-y को हमने a माना है। तो अब यहाँ पर वापस से चलेंगे, क्या लिखेंगे कि a बराबर 1/x-y, यही तो माना था हमने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की जगह पर क्या रखना है 1/5, क्योंकि a का मान 1/5 अभी निकल के आया है, ठीक है, 1/5 है, तो यहाँ पर हमें क्या रखना है 1/5, और यहाँ पर क्या 1/x-y, तो अब डायरेक्ट गुणा कर देंगे, यानी इसकी गुणा यहाँ, उसकी गुणा यहाँ। जब इसकी गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x-y बराबर 5, ठीक है। इसी प्रकार अब हम सेकंड क्या लिखेंगे, ये जो हमने इसको मान रखा था ना b, इसको भी लिखेंगे हम। तो इसको लिख लेते हैं कि b बराबर 1/x+y, और b का मान था 1/11, तो यहाँ 1/11 लिखेंगे, बराबर 1 + x+y, ठीक है, 1/x+y, ओके। तो ये इसकी गुणा यहाँ होगी और इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, तो इसकी गुणा जब यहाँ होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा x + y बराबर
11 भाई, यहाँ इसकी गुणा और यहाँ इसकी गुणा। ओके, अब इसको हमको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन इसको मान लेते हैं थर्ड, क्योंकि 2 तक इक्वेशन मानी थी, इसको 3, इसको मान लेते हैं 4। अब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू निकल आएंगी, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, मान नहीं लेते, लिखते हैं सीधे, मान तो चुके हैं, अब क्या मानेंगे। ओके, तो ये हमने लिखा। अब इसको सॉल्व करना है तो सीधे सीधे ये तो दोनों कैंसिल हो रहा है आपस में भाई, एक x है, एक माइनस एक प्लस है, दोनों कैंसिल हो गए ना, ये y बना। ओके, तो कैंसिल हो गए दोनों, यहाँ से x और x मिला के 2x हो जाएगा, और यहाँ 5 और ये 11 मिला के कितने हो रहे हैं, 16। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16, और ये 2 बटे में चला जाएगा 8, यानी कि x बराबर 8। तो जो x की वैल्यू निकल के आ रही वो 8 आ रही। अब किसी एक समीकरण में या तो 3 में या तो 4 में मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना, 11 लिखा हुआ है, तो x का मान 8 है, तो 8 प्लस वाई बराबर 11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर 11, ये 8 यहाँ माइनस में आएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो y का आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आंसर लिख देंगे साइड में, क्या कि x बराबर 8 और y बराबर 3, जो कि उन्होंने पूछा था, ये आंसर पूछा था। ठीक, ये आंसर हमको लास्ट में निकालना था। अच्छा, एक चीज और, अगर ये इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो चीज समझ में नहीं आई तो इसको एक तरीका और है वो, पर ये था कि प्रोसेस कम करना है हमको, ज्यादा नहीं करना है। तो ये चीज मैं आपको एक बार और लिख के बता दे रही हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, ये लिखा हुआ था 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई बराबर 10, ये लिखा हुआ था। अब इसको लिखते कैसे हैं, या तो एक बार एक स्टेप और बढ़ा लो, 30 × 1, ठीक है, 30 × 1/x माइनस वाई, या तो इसको ऐसे लिख लो, 30 गुणे, भाई गुणे में एक कर सकते हैं, किसी से भी एक, किसी की भी गुणा एक से कर सकते हैं, तो 30 × 1/x माइनस वाई ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसको भी लिख सकते हैं 44 × 1/x प्लस वाई बराबर क्या, 10 ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप मानो कि इसको हमने a माना है, इतने को हमने a माना है, इतने को हमने b माना है। ठीक है, ऐसे टाइम ब्रैकेट भी लगा लो यहाँ पर, ये दिखाओ, इसके बाद ये स्टेप दिखा दो, फिर इसके बाद यहाँ मान लो कि नहीं, इसको हमने a माना है, इसको हमने b माना है, तो अगले स्टेप पे लिख दो 30 × 1, फिर यहाँ 44 × b बराबर 10, फिर लिख दो 30a प्लस 44b बराबर 10। ठीक है, तो ये आपके स्टेप बढ़ाएंगे, हालांकि आएगा वही चीज जो हमने किया है, बट अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन अब लेते हैं, क्या अथवा वाला पार्ट। अब ये 25 का जो अथवा वाला पार्ट है उसमें क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है, तो सिर्फ अंश में घटा रहे हैं, ठीक है, तो वह 1/3 हो जाती है, और यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो दूसरी बार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार जो है वो 8 जोड़ा गया है तो 1/4 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बल्कि बहुत ही सिंपल है, इनफैक्ट सारे बच्चे ये कर सकते हैं क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर, हर को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, x और y अंश और हर हमने मान लिए। अब भिन्न क्या है भाई, भिन्न भी तो बनेगी, तो भिन्न बराबर क्या बनेगी, x/y, अंश बटे हर होता है तो x/y, ये हमने मान लिया। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार क्या बोला था कि अगर भिन्न के अंश में एक घटाया जाए, तो अंश में एक घटाना है, तो अंश तो हमारा ये हुआ ना, तो इसमें से एक घटा दो, इसमें कुछ नहीं करना, वैसे का वैसे ही रहने दो। ठीक, अंश में घटाया जाए तो वह 1/3 हो जाती है, तो ये हमने उसको 1/3 के बराबर कर दिया, एक घटा दिया अंश में और उसको 1/3 के बराबर कर दिया। ठीक, तो अब इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, 3 गुणा भाई, इसकी गुणा यहाँ इसकी गुणा यहाँ, ऐसे करेंगे, तो 3 की गुणा जब इससे करेंगे तो 3x और -3 भाई, 3 की गुणा इन दोनों से होगी। ठीक है, तो ये हो गया, बराबर y की गुणा 1 से होगी, तो यहाँ y हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, क्या 3x, तो ये y यहाँ आ जाएगा तो माइनस का y, और ये जो 3 है यहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, तो पुनः प्रश्नानुसार तो पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है कि यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हमें हर में 8 जोड़ना है, तो हर हमारा क्या, हर, अब देखिए यहाँ जो, एक मिनट, यहाँ जो भिन्न हमारी बनी है x/y, इसका हर तो यही है, तो इस बार हर में 8 जोड़ना है, और जब 8 जोड़ेगी तो 1/4 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे x/y प्लस 8। ठीक है, x/y प्लस 8, और ये हो कितना जाएगा, 1/4। बस इसकी भी तीव्र गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा यहाँ उसकी गुणा यहाँ, तो जब 4 की गुणा यहाँ करेंगे 4x हो जाएगा, एक से इन दोनों की गुणा करेंगे तो वही संख्या लिख दी जाएगी। ठीक, तो यहाँ 4x
फिर यहाँ माइनस का वाई और 8 यहीं रहने देते हैं, ठीक है, सिर्फ वाई यहाँ ले आए, 8 यहीं रहने दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, तो क्या है ये, या फिर पहले वही लिख लेते हैं, या फिर पहले इसी को, ठीक है। तो ये हमने पहले इक्वेशन ये लिख लिया। अब ये जो इक्वेशन बनी थी हमारी क्या, 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको भी लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या 3x माइनस वाई बराबर कितना, 3। ओके, तो अब इसको ना घटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों चिन्ह बराबर है तो घटाना पड़ेगा। यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस एक माइनस। इनको जब आपस में घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा भाई, 4 में 3 गए तो एक ही तो बचेगा, तो एक कहने का मतलब सिर्फ x बचा। और यहाँ 8 में अगर हम 3 घटा देंगे तो 5 बचेगा, तो x की वैल्यू 5 आ रही, ठीक है, x की वैल्यू 5 आ रही। अब किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड ले लेंगे। समीकरण सेकंड क्या थी, 4x माइनस वाई बराबर कितना, 8, ठीक है। समीकरण सेकंड तो यही थी हमारी, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे क्या, 4 इंटू 5 माइनस वाई बराबर 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20, माइनस वाई बराबर 8, तो माइनस वाई बराबर 8 और ये 20 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो फिर माइनस वाई बराबर क्या, माइनस का 12, भाई 20 में 8 घटाएंगे तो 12 ही तो बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या, 12। लेकिन आंसर अभी यहाँ पर नहीं छोड़ देंगे, आंसर क्या पूरा लिखेंगे, उसको कैसे, भिन्न, क्योंकि हमने तो भिन्न बनाना था ना। तो भिन्न बराबर क्या, x बटे वाई, ठीक है। तो x का मान 5 है और y का मान कितना, 12 है, तो 5 बटे 12, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारा सेट था ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब इसके बाद अगला सेट, कुछ बच्चों ने डिमांड किया है कि ई ए सेट आप बता दीजिए, तो मैं ये सेट 6 ई ए इसके बाद कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है।